consultant asks you to take from a patient 67-year-old, you do not need to examine her. You will be provided examination findings by examiner, and some question will be asked by your examiner. You have 10 minutes for this task. Okay. मतलब I will proceed as a structured discussion ना. देखो, आप हिस्ट्री लोगे पेशेंट से, उसके बाद फिर जो भी डाटा आपको चाहिए होगा एग्जामिनेशन पे, इन्वेस्टिगेशंस पे, वो आपको आपका एग्जामिनर देगा, ठीक है। फिर आप पेशेंट ओके, को मैनेजमेंट बताओगे। ठीक है. अच्छा, सिमुलेटेड पेशेंट है. ओके. समझ आ गई है? मैं लगा दूं टाइमर आपका? हाँ जी, हाँ जी, लगा देंगे इसमें. चलें जी, स्टार्ट करो। जी. अस्सलाम वालेकुम. मेरा नाम डॉक्टर सना है. मैं गैनी के शोबे से पिछले 4 साल से मुंसलिक हूँ. मुझे बताया गया है कि आपकी उम्र 67 साल है, और अभी आप अपने किसी मसले के बारे में अस्पताल आई हैं. क्या ये मालूमात दुरुस्त हैं? जी डॉक्टर साहब, दुरुस्त है। जी, ठीक है. अच्छा, आप मुझे बता सकती हैं कि आप किस मसले के साथ आई हैं? डॉक्टर साहब, मुझे ना मुझे विजाइना में थोड़ा मास फील हो रहा है, लंप सा फील हो रहा है। मुझे पता नहीं है कि वो क्या है, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि नीचे कुछ हैवीनेस हो रही सॉरी. है मुझे। सॉरी, मैं दोबारा से स्टार्ट कर लूँ? मैं ना जल्दी इसका स्टार्ट दोबारा से कर लूँ? हाँ हाँ, कर लो, मैंने पॉज कर दिया है। जी. अस्सलाम वालेकुम. मेरा नाम डॉक्टर सना है. मैं गायनी के शोबे से पिछले 4 साल से मुंसलिक हूँ. आज मैं आपकी गायनी की डॉक्टर हूँ. मुझे मुझे बताया गया है कि आपकी उम्र 67 साल है और आज अपना कोई मसला यहाँ हमारे साथ डिस्कस करने के लिए आए हैं. क्या ये मालूमात दुरुस्त है? जी डॉक्टर साहब, दुरुस्त है। मैं आपका नाम जान सकती हूँ? और सादी। सादिया. अच्छा सादिया, आपकी कितना पढ़ी लिखी हैं और क्या काम करती हैं? डॉक्टर साहब, मैं नर्स हूँ। ठीक है. अच्छा, शादी को कितना अरसा हो गया है? डॉक्टर साहब, मेरे तो बड़े बड़े बच्चे हैं, 45 साल हो गए मेरी तो शादी को। ठीक है. और कितने बच्चे हैं और छोटे बच्चे की उम्र क्या है? मेरे दो बच्चे हैं, एक मेरा बच्चा 42 साल का है, एक जो है वो 29 साल का है। ठीक हो गया. अच्छा अच्छा, आप बता सकती हैं कि आप किस मसले के साथ आई हैं? डॉक्टर साहब, मुझे जो है ना लंप फील हो रहा है विजाइना में, बहुत हैवी हैवी, जैसे कोई मैस जो है ना वो आ रहा है विजाइना में। जी, ठीक हो गया. चलें, ठीक हो गया. हम आपके मसले के बारे में बात करते हैं. इससे पहले मैं आपसे कुछ सवालात करूँगी, फिर मुआयना करूँगी, फिर उसके बाद हम इस मसले के बारे में तफसीली बात करेंगे, ठीक है? इसमें ठीक मुझे है। आपके तावन की ज़रूरत होगी. आपने मुझे बताया कि आपको ये मतलब वजाना में एक मैस फील हो रहा है. ये कब से हो रहा है? ये एकदम से हुआ था कि आहिस्ता आहिस्ता बढ़ा है? नहीं, अभी ये मुझे तकरीबन कोई ना 1 महीने से फील हो रहा है। पहले थोड़ा थोड़ा फील हो रहा था, अब तो बाकायदा मुझे दिखता है अब। दिखता है. अच्छा, इसमें कोई दर्द तो नहीं होता? डॉक्टर साहब, बैक पेन होता है मुझे। बैक में दर्द होता है. ठीक है. और इसमें इससे कोई पानी निकलता हो या कोई खून का बढ़ने नहीं का मसला साथ में हो? नहीं। ठीक है. अच्छा, इसके अलावा आप मुझे बताएं कि अभी जब ये आपको कोई पेशाब करने में या पखाना करने में मसला तो नहीं होता कि इसको मतलब अंदर करना पड़ता हो जब हाँ जी, पेशाब करना हो या पखाना? अंदर तो नहीं करना पड़ता, लेकिन ना मुझे थोड़ा सा आगे लीन होकर जो है ना पेशाब करना पड़ता है, और फिर बाद में भी पूरे तरीके से पेशाब निकलता नहीं है, बाद में कतरे बहते रहते हैं। ठीक है. अच्छा, अब और चलिए फिर उसके अलावा ये बताएं कि अभी मतलब जब आप लेटती हैं तो ये खुद ब खुद अंदर चला जाता है या वो शाम मतलब शाम तक ये आहिस्ता आहिस्ता अंदर मतलब ज़्यादा बाहर को आता है, डॉक्टर इस तरह साहब, ये का कुछ? बिल्कुल बाहर नहीं है, बस ऐसा है कि विजाइना में ही है, बाहर नहीं। बाहर नहीं है. ठीक है. अच्छा, इसके अलावा आपको कोई पेशाब वगैरह निकलता तो नहीं है? बाहर खुद ब खुद पेशाब निकल जाता हो? नहीं, बस जब मैं करके उठती हूँ ना तो बाद में कुछ देर तक कतरे आते रहते हैं। ठीक है. और मतलब और इसके अलावा रात को आपको पेशाब करने के लिए बार बार उठना तो नहीं पड़ता? नहीं नहीं नहीं। ठीक है. आपको मतलब कोई काफ़ी अरसे से आपका काम क्या करती हैं? नर्स हैं? इसके अलावा कोई इस तरह का काम तो नहीं कि जिसमें आपको भारी चीज़ें उठानी पड़ती हों? नहीं। ठीक है. और ये जो अभी इस मसले की वजह से आपकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी तो बहुत ज़्यादा मुतासर तो नहीं हुई? और अब आज
हम्म। रोज़मर्रा के काम कर काज में मसाइल तो नहीं सामना करना पड़ रहा आपको इस मसले की वजह से? डॉक्टर साहब, जी करना पड़ रहा है अब मुझे। एक तो मेरा पेशाब सही से जो है वो नहीं हो पाता, कतरे बहते रहते हैं, मुझे पैड लगाना पड़ता है, वो भी तकलीफ होती है। और बैक पेन रह रहा है, इसके अलावा मैं शोहर से भी नहीं मिल पा रही हूँ इस मसले की वजह से। तो जिंदगी तो ठीक मेरी है। डिस्टर्ब है, तभी तो मैं आपके पास आई हूँ डॉक्टर। जी। अच्छा, तो आपने ये मुझे बताया कि जो पेशाब निकलता है ये हर मतलब इस तरह हर टाइम निकलता रहता है कि या कभी-कभार बीच में जब कोई नहीं, बस खाँसी जब करती हैं जब वगैरह? मैं पेशाब करके उठती हूँ ना तो पूरे तरीके से पेशाब नहीं आता, बाद में निकलता रहता है। ठीक है। अच्छा, अभी बताएँ कि आपने बताया कि 2 बच्चे हैं, दोनों बच्चों की नॉर्मल डिलीवरी हुई थी? हाँ जी, नॉर्मल डिलीवरी हुई थी। अच्छा, ठीक है। और किसी डिलीवरी में ये तो नहीं हुआ कि दर्दें बहुत लंबे अरसे के लिए लगी हों या कोई औज़ार लगे हों? नहीं। और किसी कोई मतलब कुछ ऐसा चीरा तो नहीं आया कि जिसने निचले हिस्से को मतलब खाने वाले हिस्से को भी इन्वॉल्व किया हो? नहीं नहीं, कोई कट नहीं आया। ठीक है। इसके अलावा अभी आपको माहवारी कब से माहवारी तो अभी बंद हुए कितना अरसा हो गया है? डॉक्टर साहब, इसको हो गए 15-16 साल। अच्छा, उसके लिए कोई आपने कोई मसला तो नहीं हो रहा कि ये नीचे हिस्से में जैसे खुश्की का मसला हो या कोई आपको ठंडे पसीने आते हों या फिर नहीं। आपकी नींद वगैरह डिस्टर्ब रहती हो? नहीं, अब इस मसले की वजह से मैं परेशान हूँ और नींद नहीं आती, वैसे मुझे कोई मसला नहीं है। ठीक है, तो इसके जो हम आपने अभी बताया कि इसके लिए अब माहवारी के बाद कोई और वैसे अद्वियात वगैरह तो नहीं इस्तेमाल कर रही? नहीं। शुगर या ब्लड प्रेशर का मसला तो नहीं है या कोई पट्ठों की कमज़ोरी का कोई मसला हो? नहीं डॉक्टर साहब। ख़ानदान में किसी को शुगर, ब्लड प्रेशर, दिल का मसला या कोई खून जमने वाली किसी बीमारी का मसला नहीं हो? नहीं। आपका कोई निचले हिस्से का कोई ऑपरेशन तो नहीं हुआ? मतलब कोई खास बच्चेदानी का ऑपरेशन या किसी किस्म का और कोई ऑपरेशन जी हुआ? डॉक्टर साहब, मैं 48 साल की थी तो मुझे मेंसेस का बहुत मसला रहता था, फिर फाइब्रॉइड निकले तो मेरी बच्चेदानी का जो है वो ऑपरेशन हुआ है, बच्चेदानी निकाल दी उन्होंने। अच्छा, अच्छा। तो अब उसके अच्छा, ये अब तब आपका ये मसला होता है, तो इसके बाद अभी ये आपको पिछले 1 महीने से ये वाला मसला हो रहा है। जी। तब आपको याद है कि वो ऑपरेशन जब हुआ था उसमें आपकी वो अंडेदानियाँ भी निकालनी थी या जैसे उन्होंने बच्चेदानी निकाली थी? अ, उन्होंने मेरी ट्यूबें भी निकाल दी थी और अंडे भी निकाल दिए थे, अंडेदानी भी। ठीक है। अच्छा, और उसके बाद आप ये बताएँ कि माज़रत के साथ पूछना चाहती हूँ कि नोशी या सिगरेट नोशी या किसी भी किस्म की कोई नशावर नहीं। अशिया का इस्तेमाल तो नहीं कर रही? नहीं डॉक्टर साहब। आपको अपना वज़न और कद का तनासुब का पता है कि? नहीं डॉक्टर साहब, डॉक्टर ने चेक किया था। अच्छा, ठीक है। दवाई थी ओके, उसकी। नाउ माय हिस्ट्री इज completed. I will need the examination. Finding in the examination, I will need the BM. First, I will calculate the BMI of my patient. Then, I will do the general physical examination. Do the vital BP, pulse, temperature, respiratory rate, and after that, I will do the general health of my patient. Pallor, jaundice, any lymph node palpable, thyroid examination. After that, breast examination and CVS examination and respiratory tract examination to see any added sounds. After that, I will do the abdominal examination. In abdominal examination, first I will do the inspection to see the previous scar mark, stria visible, any hernial orifice, hernia or visible, and then superficial and deep palpation to see any mass if palpable. And then I will do the, if mass palpable, I will do the complete detailed examination of the mass. Any positive finding in this examination? और BMI is 28। 28. Otherwise, unremarkable. Abdominal is unremarkable। Okay, then I will do the local examination to see the general to see the health of vulva, vagina, hair distribution, any discharge present, and after that I will do the per speculum examination to see per speculum examination to see the vaginal walls, and after that I will go for the examination of mass in detail in the Sims position. How Sims will you position see नहीं करना। the examination? What will you see on the examination? examination में first I will
वांट टू इसमें पॉप क्यों बताएंगे ना, नहीं फर्स्ट, अच्छा चलो ये फर्स्ट तुम्हारी आई विल सी एग्जामिनेशन द फाइंडिंग है। स्ट्रेंथ ऑफ कर लिया तुमने सब कुछ? stage 3 hormonal examination, no mass felt atrophic vagina. Okay, so now investigation में स्पेसिफिकली जनरल अभी हेल्थ प्रोफाइल। इन्वेस्टिगेशन को आप छोड़ दें, आप पेशेंट के साथ मैनेजमेंट डिस्कस करें आप। ओके, अच्छा। देखें, आज के नाम बताया था ना आपने मुझे, नाम भूल गया ये, सादिया, सादिया था, सादिया। मैंने आपका सादिया देखें, मैंने आपका मुआयना, आपकी हिस्ट्री भी लिया है और आपका मुआयना भी किया है। और इसके बाद आपका जो सारा मुआयना के करने के बाद आपका जो मसला है उसके बारे में मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आपका जो मसला है ना, का इसको हम डॉक्टरी ज़बान में वॉल प्रोलैप्स कहते हैं। जैसा कि आपने मुझे बताया कि आपका बच्चेदानी का ऑपरेशन हो चुका है, मैं आपको दिखाती हूँ। जब बच्चेदानी का ऑपरेशन होने के बाद ये कुछ लिगामेंट्स होते हैं जो कि बच्चेदानी को उसकी जगह पे रखते हैं। और हमारा जो लेकिन जब बच्चेदानी का ऑपरेशन हो जाता है तो उसके पीछे जो हमारी हमारा जो वजाइना है उसकी वॉल्स रह जाती हैं, तो उनको भी वो जो लिगामेंट हैं वो उनको भी सपोर्ट करते हैं। जब वक्त के साथ साथ उम्र बढ़ती है तो ये जो लिगामेंट्स हैं ये कमज़ोर होना शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से वो हिस्सा अपनी जगह पे नहीं रहता, तो नीचे की तरफ बाहर निकलता हुआ महसूस होता है, जिसकी वजह से जो आपको मसाइल हो रहे हैं वे वाले मसाइल का हमें सामना करना पड़ता है। कि जो जिस्म जब बाहर निकलता है तो इसमें पेशाब करने में मसला होता है, बाज़ उसमें से ज़ख़म नीचे निकलने की वजह से ज़ख़म हो जाते हैं। और इसके अलावा आप जैसे आपने बताया कि मियाँ से मिलने पे मसला होता है, और ये सारे मसाइल का इंसान को सामना करना, इसके बहुत से मतलब इसकी बहुत से ऐसे वजूहात होती हैं जिसकी वजह से ये हो सकता है। जैसे कि इसमें से एक बड़ी बड़ी वजह ये है कि जैसे कि आपका ऑपरेशन हुआ हुआ है पहले बच्चेदानी का निकलने वाला, इसकी वजह से वो लिगामेंट्स कमज़ोर हो जाते हैं। और वक्त के साथ साथ हमारा और वज़न ज़्यादा होने की वजह से भी ये मसला हो सकता है। और उसके अलावा जैसे कि आपको माहवारी बंद हो गई है तो इसमें जिस्म में कुछ हार्मोन्स होते हैं जो कि ये हमारे इन मसल्स को इन लिगामेंट्स को मजबूती देते हैं। वो हार्मोन्स अब जिस्म में हमें बनते नहीं हैं, तो जिसकी वजह से ये सारा जो है ना मसला हमें सामना करना पड़ता है। अ, आप परेशान ना हों, हम डॉक्टर की माहिर की टीम तश्कील देंगे जिसकी मौजूदगी में हम आपको इस मसले के हल बताएंगे। ठीक है, आपको मेरी बात समझ आ रही है सादिया? जी बिल्कुल। सादिया, ये इसके लिए देखें, सबसे पहले तो आपको अपना तर्ज़ ज़िंदगी बदलना पड़ेगा। और आपको अपना वज़न पहले से थोड़ा मतलब कम कम करने की ज़रूरत है, जिसके लिए आप रेगुलरली आप एक वर्जिश कर सकती हैं। आपको मैं का खाने का आप खुराक में आप अपनी खुराक में तब्दीलियाँ ला सकते हैं, जिसके लिए मैं आपको ग़िज़ाई माहिर के पास भेजूँगी। और इसके अलावा ये है कि आप कुछ एक्सरसाइजेज होती हैं जो कि पट्ठों की मजबूती के लिए हैं, वो हम फिज़ियोथेरेपिस्ट की मदद से आपको बताएंगे। ठीक है, उसके बाद इसमें जैसे कि मैंने इसका आपका मुआयना किया है तो ये स्टेज 3 है। तो इसमें दूसरी हमारे पास जो अवेलेबल ऑप्शंस हैं उसमें ये है कि या तो हम एक छल्ला जो है होता है वो उसमें रख देते हैं, जो कि ये जिस्म जिसकी वजह से जिस्म अंदर चला जाता है, जिसको हम अपनी ज़बान में पैसरी कहते हैं। तो जो कि जिसकी वजह से ये पैसरी के इस्तेमाल करने से कुछ नुकसानात हो सकते हैं कि ये इसको इसकी हिफाजत को साफ़ सुथरा रखने के लिए इसकी हिफाजत करना रखता है। और इसके अलावा इसमें कुछ डॉक्टर ज़ख़म साहब, भी पैसरी पैसरी तो मैंने 3-4 दिन पहले जो है ना ट्राई की थी, क्योंकि मैंने आपको बताया ना मैं नर्स हूँ, तो मैंने सोचा चलो मैं पैसरी ट्राई करती हूँ। मैंने पैसरी ट्राई की, वो तो 24 घंटे में ही बाहर आ गई थी, तो मुझे पैसरी तो नहीं रखनी। आप मुझे और ऑप्शन बताएं जी जिससे चलिए ठीक वंस है, एंड जैसे फॉर कि ऑल आपने ये ठीक हो बताया जाए।
जी, जिस तरह जैसा कि आपने मुझे बताया कि आपने पेस्ट्री पहले कर चुकी हैं, तो इसके बाद फिर हमारे पास कुछ सर्जरीज़ के तरीके मौजूद हैं जो कि माहिर डॉक्टर आपके पहले, जिसके लिए हम पहले आपको बेहोशी वाले डॉक्टर को चेक करवाएंगे, आपके टेस्ट वगैरह करेंगे, और उसके बाद आपको इन ऑप्शंस के बारे में मैं डिटेल में बताती हूँ। इसमें से कुछ सर्जरीज़ होती हैं जो कि हम नीचे वाले हिस्से से भी कर सकते हैं, जिसको हम सेक्टोस्पाइनस फिक्सेशन कहते हैं। और कुछ एक और सर्जरी होती है जो कि हम पेट के थ्रू करते हैं, जिसको हम सैक्रोकोल्पोपेक्सी कहते हैं। तो इन दोनों सर्जरीज़ में से दोनों के कुछ फ़ायदे हैं, कुछ नुकसानात हैं। जैसा कि अभी आपने बताया कि आपको पहले ही अपने मियाँ से मिलने में मसला हो रहा है, तो अगर हम सेक्टोस्पाइनस फिक्सेशन करते हैं तो इसमें यह है कि इसमें बहुत ज़्यादा लंबी हमें बेहोशी नहीं देनी पड़ेगी, और नीचे से वजाइना के थ्रू इसको हम आपका ये जो जिस्म का हिस्सा बाहर आ रहा है, इसको ऊपर लिगामेंट के साथ मैं आपको ये ड्रॉ करके बताती हूँ कि ये जैसे ये जिस्म है, इसको मैंने आपको बताया ना कि कुछ लिगामेंट की कमज़ोरी की वजह से ये मसला होता है, तो हम ये इन लिगामेंट्स को ऊपर टाई कर मतलब कर देते हैं ऑपरेशन के थ्रू। तो लेकिन इसका ये नुकसान होता है कि इसमें ये जो हमारी मतलब जो वजाइना की लेंथ है, ये थोड़ी कम हो जाती है, जिसकी वजह से औरत को बाद में बच्चे शोहर से मिलने में थोड़ा बहुत मसला होता है। लेकिन ये कि इसका सर्जरी का काम तो टाइम थोड़ा कम है, और उसके और इसलिए ये ज़रा सूटेबल होती है। और दूसरी जो सर्जरी है वो मैं आपको बताऊं कि जो मैंने आपको दूसरी सर्जरी बताई है कि सैक्रोकोल्पोपेक्सी, उसको हम पेट के थ्रू करते हैं, उसमें कैमरा डाल के भी कर सकते हैं और बड़ा चीरा लगा के भी कर सकते हैं। तो इसको करने के लिए ये है कि पहले हम एक लंबी बेहोशी देनी पड़ेगी, उसके अलावा इसमें एक मैश होता है जो कि हम उसके थ्रू प्ले रखते हैं, जिसकी इसको हम इसकी मदद से ये जो जिस्म का ये जो आपका हिस्सा बाहर आ रहा है, इसको हम ऊपर पेट में जो हमारे लिगामेंट्स के साथ इसको टाई कर देते हैं, ये इसकी वजह से ये जिस्म ऊपर चला जाता है, जिसकी सक्सेस रेट बहुत अच्छी है। तकरीबन अगर हम ये 100 लोगों में ये ऑपरेशन करते हैं तो उसमें से 90% लोगों में इसमें कामयाबी हो जाती है। तो इसमें ये इसका ये फ़ायदा है, लेकिन ये और इसमें ये कि जो दूसरा मसला जिसमें मैंने आपको बताया कि दूसरी सर्जरी में हमें बाद में हस्बैंड से मिलने में मसला होता है, तो इसमें वो वाला मसला नहीं होता। लेकिन इसमें ये कि बेहोशी का ज़्यादा है, और इसके अलावा ये कि इसमें बाद में कुछ और मसाइल भी हो जाते हैं, जैसे कि पेशाब की बाज़-औक़ात पेशाब में रुकावट, पेशाब का मसला हो सकता है, पेशाब जैसे निकलने का मसला हो सकता है। और लेकिन और ये कि उसमें कई कई दफ़ा वो जो हमने मैश रखा होता है उसकी वजह से जैसे मसाइल का सामना करना पड़ सकता है। तो अब मैंने आपको ये दोनों तरीक़ों के बारे में बता दिया है, आप देख लें कि आप जो चाहेंगी इसमें से जो तरीका आपको बेहतर लगता है। अब वैसे आपके केस में ज़्यादा बेहतर यही है कि हम आपके लिए सैक्रोकोल्पोपेक्सी कर दें। तो लेकिन आप फिर भी आप अपना मतलब अपना अगर सोच लें, मैं आपको ये इन्फॉर्मेशन लीफलेट देती हूँ, ताकि आप जो भी आपको इसमें से तरीका बेहतर लगता है हम वो आपको स्टार्ट कर देते हैं। और इसके अलावा आपको अभी मैं आपका जो है न्यूट्रिशनिस्ट के साथ और फिज़ियोथेरेपिस्ट के साथ जो आपको एक्सरसाइजेज का तरीका बताता है वो आप स्टार्ट करें, आप अपना वज़न कम करने की कोशिश करें। उसके बाद मैं आपका ये सारा आपको बता दूँगी कि आपको हमने ये जो भी सर्जरी करनी है इसके लिए जो तरीका है, उसके लिए मैं अपनी सीनियर कंसल्टेंट के साथ आपकी अपॉइंटमेंट बुक कर देती हूँ। यू डन सना? जी। ओके सना, आपने 9 मिनट्स तक हिस्ट्री ली है। आप 9 मिनट्स में, जब आपके 9 मिनट्स चल रहा था ना, 9th मिनट, आपने एग्जामिनेशन को टच किया था। यू हाँ टुक जी, सो वो लॉन्ग in taking history and still you missed something। कुछ चीजें आपने मिस की हैं इसमें। जैसे कि देखो, प्रोलैप्स रिलेटेड तो आपने उससे पूछ ली, जितनी भी प्रोलैप्स रिलेटेड बावल की, यूरिनरी की कंप्लेंट्स होती हैं, ठीक है, वो सारी चीजें, उसको रिड्यूस करना पड़ रहा है नहीं करना पड़ रहा, और उस पे कोई जख्म वगैरह तो नहीं है, ये तो प्रोलैप्स रिलेटेड सिम्टम्स, कुछ प्रेशर सिम्टम्स होते हैं, कुछ उस प्रोलैप्स का होता है, ठीक है। फिर रिस्क फैक्टर्स में
आपने मेडिकल जो उसकी पूछी, उसमें आपने मोटी मोटी सारी पूछी जो इम्पोर्टेंट होती है ना, रिस्क फैक्टर्स इससे रिलेटेड। वो होती है कोई क्रॉनिक कफ पेशेंट की। आप पूछेंगे आपको कोई दायमी खांसी दमे के मसले की वजह से या टीबी के मसले की वजह से तो नहीं है। ठीक है। जी। एक ये हैवी लिफ्टिंग वाली आपने बात पूछ ली थी। क्रोनिक कॉन्स्टिपेशन पूछे पेशेंट से। ठीक। कब्ज का मैंने पूछा था, आपको कब्ज तो नहीं रहती है? हाँ, ये ओके। मैंने पूछा था। ठीक है। हैवी लिफ्टिंग आपने पूछ ली, कफ आपकी मिस हो गई, ठीक है। बाकी कोई पेट में कोई जो है मैस वगैरह, वो मैस फिर वो उसको पास्ट हिस्ट्री थी वहां से वो आपको बता देती। फिर क्या कहते हैं वेजाइनल डिस्चार्ज का आपने पूछ लिया। और आपने जब शोहर से मिलने का पूछा, पेशेंट ने आपको बोला कि मुझे शोहर से मिलने में मसला होता है। मसले तो बहुत सारे होते हैं ना, आप उससे एक्सप्लोर तो करें, आप पूछें तो सही ना क्या मसला होता है, क्या इस मसले की वजह से आप मिल नहीं पा रही या आपको दर्द होता है, क्या मसला। वो आपको बोलेगी कि फिर वो आपको बताएगी कि इस मसले की वजह से मैं मिल नहीं पा रही। उसको डिस्पेरोनिया नहीं था पेशेंट को। शी वॉज अनएबल टू डू कोइटस बिकॉज ऑफ दिस मैस इन द वेजाइना। ठीक है। जी। ये मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि जब आपने उससे सैक्रोस्पाइनस फिक्सेशन डिस्कस की ना, आपने उसको हवाला दिया कि जैसे आपको शोहर से मिलने में मसला, मसला इज जस्ट सिंपल टर्म। अब मसला डिफाइन तो नहीं हुआ ना अभी तक कि क्या मसला है उसको, तो आपने वो खुद ही एज्यूम कर लिया कि उसको डिस्पेरोनिया होता है, और फिर आपने बताया कि एसएसएफ आपके लिए ठीक नहीं क्योंकि आपको पहले से डिस्पेरोनिया होता है। ये आपने एज्यूम किया था, ऐसे ही है? हाँ जी जी, वो मुझे था कि नहीं, वैसे मुझे वो थोड़ा सा, मैं इस पे मैं अपने तरफ से ये बताना चाह रही थी कि वैसे भी जैसे वो, जैसे हम कहते हैं ना कि जो पेशेंट सेक्सुअली एक्टिव होती है तो उसमें फिर हम सेक्रोस्पाइनस फिक्सेशन को नहीं समझते। तो ये सेक्सुअली मेरी एक्टिव ये की बात नहीं है, अगर किसी को पहले से डिस्पेरोनिया हो ना, तो फिर उसमें ये एग्रवेट हो जाता है एसएसएफ की वजह से। अगर किसी को पहले ही डिस्पेरोनिया का प्रॉब्लम हो, ऐसा नहीं है कि सेक्सुअली एक्टिव वाली में आप एसएसएफ करेंगे ही नहीं। ये नहीं लिखा कहीं भी। आप उसका रैशनल देखती हैं पढ़ती हैं तो वहां पे डिस्पेरोनिया लिखा हुआ है, स्पेशली इफ पेशेंट हैज हिस्ट्री ऑफ डिस्पेरोनिया। ठीक है। जी। अच्छा। आप आपकी मोटी मोटी सारी हिस्ट्री आपने ले ली, एक चीज आपने नहीं पूछी। हमने पढ़ा है शुरू से कि जब भी पेशेंट किसी मसले के साथ आती है, इफ इट इज मैं आपको कुछ नहीं नॉट, बताती, मैंने ट्रीटमेंट का नहीं पूछा हाँ कि अब तक इस मसले के लिए क्या इलाज कराया है। ये सवाल मैं भूल पूछा था, गई, सॉरी। नहीं नहीं पूछा पूछा ना, था, ये मैं भूल, यही कह रही हूँ। हाँ आपने खुद तुम ही समझ याद आ गई। गया कि हाँ अब मैं फिर वो तुम्हें एग्जामिनेशन करूंगी। बताती कि डॉक्टर साहब मैंने तो पैसरी भी कर ली, मैंने तो एक्सरसाइज, क्योंकि नर्स है थोड़ा बहुत तो उसको भी पता होगा ना। जी तो जी। उसने एक्सरसाइजेस भी ट्राई की थी पर उससे हो नहीं पाई। और पैसरी फिर जब तुमने मुझे मैनेजमेंट में जाके पैसरी का बोला ना, तब मैंने तुम्हें बोल दिया कि नहीं भाई पैसरी नहीं, मुझे सर्जिकल बताओ, ताकि तुम पैसरी पे ज्यादा टाइम ना लगाओ। ठीक। तो आपने पेशेंट से ये पूछना है कि व्हाट ट्रीटमेंट शी हैज टेकन अप टिल नाउ, व्हाट स्ट्रेटजीज शी हैज अडॉप्टेड अप टिल नाउ फॉर दिस। क्वालिटी ऑफ लाइफ का आपने बिल्कुल पूछा। फिर सर्जरी सर्जरी पे जब आई हो तो सर्जरी में भी फिर आपको वो पता चल गया। ठीक है। उसके बाद हिस्टेक्टमी वाली जो पेशेंट होती है उससे उसकी इंडिकेशन पूछनी होती है, रूट ऑफ हिस्टेक्टमी पूछना था। एब्डोमिनल हुई थी उसकी, ठीक है, उसमें कोई मसला तो नहीं हुआ था। उसके बाद कोई आपको मसला तो नहीं हुआ था, आपके पास डिस्चार्ज स्लिप है, आपकी रिपोर्ट जो वो सैंपल गया था आपका हिस्टेक्टमी वाला, ठीक है, उसके बाद आप सही रही। तो चलो ये वाली चीजें होती हैं जो हिस्टेक्टमी से रिलेटेड होती हैं। भले से आपको प्रोलैप्स वाले केस में हिस्टेक्टमी की पेशेंट मिले, मतलब सर्जरी पॉजिटिव दे वो फॉर हिस्टेक्टमी, या फिर आपको फिस्टूला वाली पेशेंट, इन दोनों में आपने ये सारे सवाल करने होते हैं पोस्ट हिस्टेक्टमी, वॉल प्रोलैप्स हो या फिस्टूला हो। तो हिस्टेक्टमी रिलेटेड ये डिटेल्स आपने सारी लेनी है। पर्चों की बात जरूर कर, आपके पास डिस्चार्ज समरी है, आपके पास वो पन्ने हैं आपके पास, ठीक है। अच्छा। फिर बाकी सारी चीजें हो गई, आपने बाकी की हिस्ट्री तो ले ली, बस पता नहीं क्यों तुमने ना हिस्ट्री पे टाइम बहुत ज्यादा लगाया। ये इसके फोकस्ड ही क्वेश्चंस हैं, तुमने आधे से ज्यादा क्वेश्चंस किए भी हैं, बट आई डोंट नो व्हाई यू टुक सो लॉन्ग। तुम्हें 8 मिनट, 8 साढ़े 8 मिनट लग गए इस सारी हिस्ट्री में, फिर तुम्हारी नहीं, वो हो एग्जामिनेशन। नहीं रहा था मुझे, हालांकि मुझे नहीं, मुझे लग नहीं रहा था कि मेरा इतना, मतलब पता नहीं शायद टाइम क्यों लगा है आज देखो मेरा। ऐसा ही होता है, हमें लगता है कि हम सही जा रहे हैं, लेकिन पेशेंट ने भी तो बात करनी होती है ना, रोल प्लेयर जो होता है उसमें पेशेंट वाला टाइम भी ऐड किया करो ना।
जी जी। समझ रहे हो? फिर पेशेंट बोलेगा तो फिर आपकी 4 मिनट तक तो हिस्ट्री आराम से जाएगी, मैक्स मैक्स 4, बस इससे ज्यादा नहीं। क्योंकि इस पे लिखा हुआ है 10 मिनट्स हैं आपके पास, 10 मिनट में इट इज क्वाइट डूएबल, क्योंकि एग्जामिनेशन तो आपको करना ही नहीं है। एग्जामिनेशन तो आपको दिया जाएगा, बस आप सिंपल बोलो मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, वो सारा आपको दे देंगे। बस फिर दिस इज स्टेज 3 वॉल्ट प्रोलैप्स। अब आप डिस्कस करो पेशेंट के साथ। और हाँ, मैनेजमेंट जो आपने बताई बहुत अच्छी बताई आपने। उर्दू में आपको मैनेजमेंट बहुत अच्छी बताने आती है, लेकिन कोशिश करो कि थोड़ी सी और इसको ना, वर्ड्स को कम करो, समराइज करो। मैंने तुम्हारी मैनेजमेंट का स्टॉप वॉच तो नहीं लगाया, वरना मैं तुम्हें बता पाती कि तुमने अकेली मैनेजमेंट ही कितने देर में बताई है। तो वो भी आपने, यू टुक सो लॉन्ग, छोटा छोटा बस करके बताओ आप, ठीक है? और नहीं सॉरी डॉक्टर, मैंने वैसे ये कर लिया। मैंने ना मतलब वैसे तो अभी इसीलिए मैंने आज किया था। मैंने कहा कि मतलब अब बंदे को जैसे एग्जाम में के पहले आपको आइडिया हो गया, अगर आपने बहुत देर से कोई टॉपिक रिवाइज नहीं किया तो आप उसको कितनी, मुझे ये लगता है कि आज इस वजह से भी ज़्यादा मसला हुआ है कि इसको मैंने जब शुरू में किया है, उसके बाद ना मैं रिवाइज नहीं इतना अच्छा किया था तो। चलो, वो मैं समझ गई हूँ बात आपकी क्या है। आपने इसको रिवाइज नहीं किया, लेकिन देखो ये तो रिफ्लेक्सेस वाली चीज़ है ना, मैंने पहले भी शायद ये बात हाईलाइट की थी। आप एग्जाम से एक दिन पहले आप पूरा सिलेबस रिवाइज करके नहीं जा सकते। देयर मस्ट बी सम टॉपिक, देयर वुड बी सब टॉपिक्स जो आपने टच नहीं किए होंगे, और वो आ जाएगा। मैं हमेशा अपना बताती हूँ वी बैक। मैंने रात के 3 बजे तक पेपर से पहले, पुरानी वाली जो रात होती है ना, पहले पिछली रात मैंने 3 बजे तक सारा अपने रजिस्टर रिवाइज किए थे, दोनों ऑप्स के गायनी के। लेकिन उसमें भी वी बैक रह गया था। ऑब्वियसली वी बैक के नोट्स तो कोई नहीं बनाता ना, काउंसलिंग की तो प्रैक्टिस की जाती। तो वो वी बैक पेपर में आया था। बट द थिंग इज, अगर आपने चीजें प्रैक्टिस की हैं टाइम के साथ तो वो नॉलेज तो वही है। एक बार आप शुरू करते हो तो देखो तुमने सारी हिस्ट्री ले ली, एक आधी चीज मिस हो जाती है, इट्स ओके। ठीक है, मेरा काम तो है ना कि जो मिस करो मैं तुम्हें बताऊं, ताकि तुम अगली बार ना भूलो। अदरवाइज यू डिड इट वेरी वेल, पूरा स्टेशन तुमने बहुत अच्छे तरीके से बताया। ये जो तुमने उर्दू में मैनेजमेंट बताई है ना, मैं भी ना इतनी अच्छी बता पाऊँ सना। आई एम वेरी मच इम्प्रेस्ड। लेकिन तुम्हारी नहीं लाइनें बहुत बड़ी बड़ी हैं, इसको उर्दू में छोटा छोटा करके लिखो अपने पास। नहीं नहीं, अब इसका मैंने आज मुझे ये हुआ है कि मैं ना इसको अभी इस सारी को जो आपने स्टेशन दिया ना, मैं इसको लिख के तो इसको मैं मतलब प्रैक्टिस करती हूँ तो फिर यस, ये होगा। मस्ट प्रैक्टिस। ये ये आज से करके ना, ये आपसे करके ना, इसका ये मुझे ये समझ आया कि मुझे जो मेरे माइंड में चीज़ है ना, तो मैं इसको खुद से एक दफ़ा लिखूं और जी उसको फिर बार बार बोलूं जी, तो फिर ये यू हो आर सकता है स्ट्रगलिंग इम्प्रूव। विद, यू आर टेकिंग ब्रेथ्स। मैं देख रही थी कि तुम स्ट्रगल कर रही हो, क्योंकि तुम सोच सोच के बोल रही थी। देखो, जब सोच सोच के बोलोगी तो ऑब्वियसली इट विल कॉस्ट यू योर टाइम इन एग्जाम। इसीलिए उर्दू में लिख के रख लो ये बातें। और जी इतने ओवरवेल्म नहीं हो, मरीज को हर चीज नहीं बतानी, एक एक लाइन पे बस बतानी है। ये ऑपरेशन होता है, एक ये होता है, एक पेट से होता है एब्डोमिनल सैक्रोकोल्पोपेक्सी, और एक जो होता है सैक्रोस्पाइनस, जो जो हम आपके, जो ये वॉल्ड होता है ना, इसको जो है हम सपोर्ट, इसको सपोर्ट कर देते हैं हड्डी के साथ। ठीक है, रीढ़ की जो निचली छोटी हड्डी होती है ना, आखिरी वाली, उसके आखिरी पार्ट के साथ हम इसको अटैच कर देते हैं, ताकि वॉल्ट जो है उसको सपोर्ट बनी रहे और आपको ये मसला दोबारा ना हो। बस आसान अल्फाज में, मरीज को पूरी हमने पैथोलॉजी और वो सारी चीजें नहीं बतानी। ठीक है जी। ना? एक एक करके उसकी सारी आप वो बता दो, क्या कहते हैं, क्या बोलते हैं, उसमें रिस्क फैक्टर्स भी थोड़े कॉम्प्लिकेशन। मतलब हाँ मैंने जी, उसको बता कॉम्प्लिकेशन। दिए तो आपने लगा था। पिल भी दिया उसको, ये भी बोला कि आप घर जाएं, आप डिसाइड करें। अगर आप अभी नहीं डिसाइड कर पा रही तो आप घर जाएं, डिसाइड करें। फिर जो है हम दोबारा भी मीटिंग रख सकते हैं, अपने कंसल्टेंट के साथ मैं आपकी मीटिंग रख दूंगी, ताकि आप बेहतर तरीके से फैसला कर सकें। लेकिन तब तक मेरा मेरा आपको मशवरा है कि आप अपना वजन कंट्रोल करने की कोशिश करें। और आपको मैं कुछ वर्जिशें बताऊंगी, ठीक है? पहले पेशेंट ने की, चलो अगर नहीं की, उसने आपको हिस्ट्री में दी, उसने नहीं कुछ ट्राई किया, तो आप फिर बताएं। मैं आपको जो है क्या कहते हैं वर्जिशें बताऊंगी जो आपको दिन में 3 बार करनी है। ठीक है, उससे भी आपको बहुत फायदा होगा। इवन के जब आपकी सर्जरी भी हो जाए ना, उसके बाद भी आपको अपना ये तर्ज अमल ऐसे ही तब्दील करना है और जारी रखना है। ये वर्जिशें आपको करते रहनी है, ठीक है? इससे आपके जो पट्टे हैं ना पेल्विक फ्लोर के, वो स्ट्रांग होंगे। ठीक है, इस तरीके से बतानी, ये मोटी मोटी चीजें हैं।
ऐसे ही मरीजों को बताते हैं ना, इम्फेसाइज इन्हीं चीजों पे करते हैं। और दूसरी क्या चीज मैंने बतानी थी, हाँ, जिस पेशेंट ने तुम्हें ये बताया है ना कि मैंने करने की कोशिश की पर मुझसे नहीं हुई, उनको आप जरूर ये बताओ कि मैं आपको जैसे आपने बोला मैं फिजियोथेरेपिस्ट के पास आपको भेजूंगी, वो आपकी मदद करेंगे कि आप ये एक्सरसाइज कर सकें, ठीक है। जी ठीक हो गया। अच्छा। ठीक है। ओके। मैम अब ये पेशेंट तो हेलो। जी आ रही है आवाज सोबिया आपकी। मैम ये पेशेंट तो इसकी फाइंडिंग्स में तो वॉल्व प्रोलैप्स था ना, अगर इसी तरह पेशेंट हो और उसका वजाइनल मतलब यूट्राइन प्रोलैप्स हो तो उसमें तो हम फिर पास्ट ऑप्स हिस्ट्री पे भी ज़्यादा फोकस करेंगे ना, इसमें तो मतलब वॉल्व प्रोलैप्स था ना जी फाइंडिंग्स में। जी और इसमें हम पास्ट मेडिकल और सर्जिकल फैमिली पर्सनल स्मोकिंग और ड्रग और वो सारी हिस्ट्री इसमें भी पूछेंगे। जी। और मैम अगर उस तरह हो कि फर्ज करें टीएच की हिस्ट्री नहीं है, हम्म। यूट्राइन प्रोलैप्स है स्टेज 1 2 या 3, तो उसमें तो फिर हमें पास्ट ऑप्स हिस्ट्री पे ज्यादा फोकस करना होगा ना, अगर पैरा देखो 5 हिस्ट्री है तो पैरा आपको, 6 हाँ है तो। जी हाँ जी, उस ग्रैंड तरह के मल्टीपैरा केस उसकी में मोड ऑफ उस पे आ रहे हैं हम, एक केस मैंने बनाया है सही उसका। है। चलो, ये मैंने थोड़ा सा रिवाइज करना था गाइडलाइन की, स्क्रीन शेयर हो रही है ना। जी डॉक्टर प्रविशा शो हो रही है, आपने ओ, एसएसएफ वर्सेस हाँ जी हाँ जी, abdominal इसका भले बनाया से है। आप स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। ये वही गाइडलाइन वाली बातें हैं। सैक्रोस्पाइनस फिक्सेशन में बस ये कॉम्प्लिकेशंस पर आ जाओ, अर्ली रिकवरी जब, जैसे ये नर्स है, ये पेशेंट ना, तो इसमें आप बता सकती हो कि आप इसमें अर्ली रिकवरी होगी, आप अपने काम पे वापस जा सकती हैं, नॉट सुटेबल इन शॉर्ट वेजाइनल लेंथ, बी केयरफुल इन प्री एग्जिस्टिंग डिस्पेरोनिया, ठीक है, हाईली इफेक्टिव विद गुड पेशेंट सेटिस्फेक्शन। कॉम्प्लिकेशन क्या है, इंटीरियर प्रोलैप्स हो सकता है, प्लस एसयूआई हो सकता है, बटक पेन हो सकता है, शेटिक नर्व इरिटेशन होती है, पार्शियल यूटर ऑब्स्ट्रक्शन, पुडेंटल नर्व इंजरी, आर्टरी की भी इंजरी हो सकती है। ये सारी तुम्हें एज इट इज रटनी है फॉर स्ट्रक्चर्ड। मरीज को आप एक दो बता सकती हो इसमें से, इंटीरियर प्रोलैप्स बता दो, बटक पेन बता दो, ठीक है। और क्या कहते हैं, कभी कभी किसी नस, ऑपरेशन करते हुए किसी नस में प्रॉब्लम हो सकती है, नस को इंजरी हो सकती है, ठीक है। एब्डोमिनल सैक्रोकोल्पोपेक्सिया पैकल सस्पेंशन ऑफ वॉल्ट विद परमानेंट मैश फिक्स्ड टू लॉन्गिट्यूडिनल लिगामेंट ऑफ सैक्रम, लोअर रिकरेंस, इसका अच्छी बात यह है कि इसमें रिकरेंस कम होती है, डिस्पेरोनिया भी नहीं होता, और पोस्ट ऑप जो एसयूआई होते हैं ना वो नहीं होते, जो इसके सारी चीजें ना वो नहीं होती। इसकी सक्सेस रेट बहुत अच्छी है, आपने बहुत अच्छे तरीके से बताया कि 100% है, 78 to 100% मैश, लेकिन इसके साथ मसला ये है कि मैश इरोजन हो सकती है, जो वो मैश को उर्दू में क्या बोला था आपने सना। मैम एक जाल। जाल, हाँ, जाल ही नमाम जाल, डाला था। उस जाल को जो है मैम ना, जो वो जाल कभी कभी जो है वो खराब हो सकता है, लेकिन उसकी भी शरह बहुत कम है, ऐसे बताओगी। साथ ही रीएश्योर कर दो, बहुत कम है ना, देखो 2 to 11% है। सीरियस कॉम्प्लिकेशन भी बहुत कम है, इसको सीरियस को छोड़ दो, ये सीरियस तो उसी में आ जाती है ना, इंट्रा ऑपरेटिव कॉम्प्लिकेशन एनेस्थेसिया रिलेटेड। बस तुमने ये अच्छी अच्छी बातें इसकी, मोस्टली इसकी अच्छी अच्छी बातें हैं, ठीक है, ये आपने बतानी है। सही है। इसके अलावा मुझे एक और चीज करवानी थी तुम लोगों को, कहाँ गया ये ये सना, मुझे एक बात बताओ, तुम जब प्रोलैप्स का एग्जामिनेशन करोगी तो तुम कैसे पता चलेगा तुम्हें कि पेशेंट को आ, हम करते हैं ना कफ, कफ टेस्ट करवाते हैं, स्ट्रेस डेमोन्स्ट्रेशन टेस्ट जो हम करते हैं, उससे आपको कैसे पता चलेगा, आप कैसे वो टेस्ट करवाओगी कि इस पेशेंट को जो स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस है, अगर उसको होती है तो पॉजिटिव आता है कफ टेस्ट, कि ये इसकी ओकल्ट एसयूआई है या ओवर्ट एसयूआई है। इसमें ऑकल्ट और ओवर्ट जो है, इसमें प्रेशर 2 फिंगर्स प्लेस करेंगे, नहीं मेरी प्रेशर जान, उस पे। मेरा सवाल दोबारा सुनो। आप प्रोलैप्स का एग्जामिनेशन करती हो, सबसे पहले क्या करती हो, मरीज से पूछती हो आपका ब्लैडर फिल है, आपने आखिरी बार आपने पेशाब कब किया है? वो कहेगी नहीं बहुत काफी देर पहले किया, ब्लैडर शुड बी फिल्ड काइंड ऑफ, ठीक है। 250 तक तो होना चाहिए ब्लैडर फिल, ठीक है। इसके बाद जो है फिर आप पेशेंट को लिटा लेती हैं, ठीक है ना, सुपाइन लिटा लेती हैं, आप पेशेंट को एक्सपोज करते हैं। देन आप क्या करते हैं, सबसे पहले आप पेशेंट को फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट आप इंस्पेक्शन करते हो, है ना।
जी। प्रोलैप्स। इसमें हम उसको कफ करके कहेंगे कि वो अगर हम्म, तो उसी टाइम में उसका यूरिन आ रहा है तो फिर वो यही याद करवाने की कोशिश कर रही हूँ मैं तुम्हें। ठीक है, सबसे पहले क्या करोगी, लेट सपोज इसका 3 है ना, मतलब आउटसाइड द इंट्रोइटस आया है इसका भी, है ना। प्रोलैप्स बाहिर जी, है जी। तुम्हारा। ठीक है, तुम सबसे पहले कफ अभी करवाओगी, राइट। जी, इसमें पहले हम कफ करवा के देखेंगे, हम्म। फिर उसके बाद उसको ब्लैडर एम्प्टी करने का कहेंगे, क्योंकि हम पहले ये इलिसिट करेंगे आप स्ट्रेस पहले टेस्ट। पेशेंट को कफ करवाएंगी। ठीक, जब प्रोलैप्स्ड होगा, जो लंप जो है ना वो प्रोलैप्स्ड होगा, उसी सिचुएशन में विदाउट रिड्यूसिंग इट आप उसको कफ करवाएंगे। ठीक है, अगर तो वो कफ पॉजिटिव है तो मींस दिस इज ओवर्ट एसयूआई विद प्रोलैप्स। ठीक है, ये जी। तो ओवर्ट एसयूआई है, एविडेंट है कि इसको स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस है और प्रोलैप्स भी है। ठीक है, अब फिर आप करती हैं रिड्यूस। अगर इस वक्त पेशेंट ने यूरिन पास नहीं किया, आप यूरिथ्रा को देख रहे हो, उसको नहीं, यूरिन नहीं आया, ये टेस्ट नेगेटिव आ गया, फिर आप क्या करती हैं, फिर आप रिड्यूस करती हैं प्रोलैप्स को। आप रिड्यूस करती हैं जब प्रोलैप्स को, तो अब आपने ओकल्ट एसयूआई को आइडेंटिफाई करने के लिए अब क्या करेंगी, अब आप पेशेंट को बोलेंगी आप अब कफ करें। प्रोलैप्स रिड्यूस करके आप बोलेंगे अब कफ करें आप। जब आपने प्रोलैप्स को रिड्यूस करके कफ कराया, अब पेशेंट को यूरिन पास होगा, अब यूरिन आएगा उसको, तो यूरिन। ये अकल्ट को शो करेगा, इसको ये ओकल्ट अकल्ट को, को। क्या रीजन है, ये हम टेस्ट ऐसे ही करते, क्या रीजन है, क्योंकि जब इसको, जब स्टेज 3 और 4 प्रोलैप्स होता है ना, तो क्या होता है कि यूरिथ्रा, आपको पता है यूरिथ्रा जो यूरिथ्रा की किंकिंग हो जाती है। जब यूरिथ्रा की किंकिंग हो जाती है, उस किंकिंग की वजह से भले से सपोर्ट अच्छी नहीं है, यूरिथ्रा को वीक सपोर्ट है, इस ये प्रोलैप्स जो है ना उस स्ट्रेस यूरिन इनकॉन्टिनेंस को मास्क कर रहा होता है। जब आप इसको रिड्यूस कर देती हैं ना, तो फिर वो एक्चुअल वीकनेस बाहर, वो किंकिंग स्ट्रेट हो जाती है, प्रोलैप्स ऊपर चला गया। ठीक है, जो उसने नीचे वो आया हुआ था, उसने यूरिथ्रा को किंग किया हुआ था, अब वो जब ऊपर जाता है ना तो वो किंकिंग स्ट्रेट हो जाती है। अब जब आप कफ कराती हैं तो पेशेंट को यूरिन पास होता है। समझ आई, दिस इज ओकल्ट एसयूआई। जी, जी। ठीक, ये मैं इसलिए बता रही हूँ, एक तो ये एग्जामिनेशन का पॉइंट हो गया, आप डेमोन्स्ट्रेट करती हैं। दूसरा, अगर आपके पेशेंट को ओवर्ट या ओकल्ट है और आप प्रोलैप्स की सर्जरी करने जा रही हैं, फिर आप डिसाइड करेंगे कि आपको कॉन्टिनेंस की सर्जरी करनी है नहीं करनी, करनी है तो कौन सी करनी है। ठीक है, अगर तो आपके अवर्ट को फिर हमने टीवीटी और एसएसएफ करना है, और अगर अकल्ट होगी तो फिर हमें ये लिखा हुआ है, कॉल लिखा हुआ है कॉल देखो, प्रोसेस। बर्थ कोल्पो जो होती है ना वो ओकल्ट के लिए होती है, एट द टाइम ऑफ सैक्रोकोल्पोपेक्सी आप ओकल्ट के लिए करते हो। ठीक है, ओवर जो एविडेंट है उसमें प्रेफरेबल यही होती है कि मिड यूरिथ्रल स्लिंग वाली सर्जरी कर दी जाए। जी। ठीक है, एक ये इम्पोर्टेंट और है इसके साथ फिर सबसे। हम एसएसएफ को करते हैं ना इसमें, इसलिए ये कि एसएसएफ प्लस ये करते हैं, और उसमें जी फिर हम सैक्रोकोल्पोप्लेक्सी प्लस जी और कॉल्पो सस्पेंशन जी करते जी हैं। जी। ठीक है, बाकी ये 40% रिडक्शन हो जाती है, इसकी 44% रिडक्शन हो जाती है। ठीक है, ये दो ही ना। जी जी जी, हो रही है। चलो, हमारी आपकी आवाज नहीं आ रही हमें। जी जी मैम, एक सेकंड। मैम सिनेरियो रीड करूं? हाँ जी, पढ़े। ओके। A 46-year-old Bilqis, para 2, previous all spontaneous vaginal deliveries, has presented to you with complaint of something coming out of vagina. Uh, take a brief history from your patient, ask for relevant examination finding from the examiner, order investigation, results will be provided to you, and discuss management option with the examiner. ठीक है, Okay. Ma'am, structure discussion? क्यों चंदा, लिखा हुआ है ना, सारी चीजें तो लिखी हुई है, ब्रीफ हिस्ट्री फ्रॉम योर पेशेंट, आस्क फॉर Okay. रेलिवेंट एग्जामिनेशन फाइंडिंग फ्रॉम एग्जामिनर। जब Okay, ma'am. ये Okay. आपके बात सुनो, सब सुन लो, इस तरीके से बिल्कुल
क्लियर कट लिखा हुआ होगा एग्जाम में भी, सिनेरियोज में, कि क्या चीज किससे करनी है। हिस्ट्री आपने पेशेंट से लेनी है, फिर आपको रिपोर्ट्स एग्जामिनेशन फाइंडिंग आपको एग्जामिनर देगा, फिर डिस्कशन जो है वो पेशेंट से करनी है या एग्जामिनर से करनी है, ये क्लियर कट वहाँ लिखा हुआ होता है। अगर ये सारा चीजें लिखी होंगी, फिर आप एग्जामिनर से पूछेंगी ना मैडम क्या करना है, तो फिर वो उनका मूड खराब हो जाता है उधर ही। ठीक है, जी ठीक है मैम, सॉरी वो मैंने से वो स्टार्ट करो। ठीक है। ओके, अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर मारिया है। वालेकुम सलाम। मैं पिछले 5 साल से गायनी के शोबे से वाबस्ता हूँ। मैं आपसे आपके मसले के बारे में कुछ बातचीत करूंगी। बिल्किस, मुझे ये बताया गया है कि आप के पहले 2 बच्चे हैं जो नॉर्मल पैदा हुए हैं, और अभी आपको बताया गया है कि कोई मसला है, जैसे आपको कोई चीज़ बाहर आती है। ये सारी मालूमात दुरुस्त हैं? जी डॉक्टर साहब। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि बिल्किस, ये बताइएगा कि आपको जो है वो ये मसला कब से है? डॉक्टर साहब ये मसला तो मुझे बहुत सालों से है, पहले थोड़ा था और मैंने इग्नोर कर दिया। अब बहुत ज्यादा हो गया, अब तकरीबन कोई 4 से 5 साल से ये मुझे मसला है। अब ज्यादा हो गया, ठीक है। जी। अच्छा, तो जो है वो ये हर टाइम होता है, या मतलब ये है कि ये कोई एक्टिविटी करती, जैसे ज्यादा देर खड़ी रहें या काम करें तो फिर बाहर आता है, या हर टाइम बाहर डॉक्टर ही साहब रहता है? अब हर वक्त ही रहता है ये जिस्म मेरा बाहर। अच्छा ठीक है, तो हाथ से अंदर चला जाता है अगर करें तो, या बाहर ही अब रहता है? नहीं होता, अब नहीं होता, पहले हो जाता था। अब नहीं होता, ठीक है। इसके साथ आपको कोई जो है तकलीफ होती है, जैसे छोटे पेशाब की कोई तकलीफ होती है, जैसे पेशाब रुक जाता हो या? जी डॉक्टर साहब रुक जाता है। अच्छा, और बड़े पेशाब का कोई मसला होता हो? डॉक्टर वो भी मुश्किल से आता है मुझे बहुत। अच्छा ठीक है, इसको पहले आपको अंदर करना पड़ता है, उससे पहले कोई इस तरह पहले का? करना पड़ता था, सारी चीजें ठीक थी, करती थी तो पेशाब पखाना सब सही हो जाता था। अब तो ये हर वक्त बाहर ही रहता है, बड़ी अच्छा, तकलीफ टाइम में हूँ बाई मैं रहता है। डॉक्टर। अच्छा ठीक है, और मुझे ये भी बताइएगा कि इसके साथ आपको कोई दाग लगता हो, या आपको कोई गंदा पानी पड़ता हो? हाँ जी डॉक्टर साहब पढ़ता है। अच्छा ठीक है, और आपको मुझे ये बताइएगा कि आपको जो है माहवारी ठीक आती है, उसके साथ कोई मसला तो नहीं है, रेगुलर है? हाँ माहवारी तो ठीक आती है डॉक्टर। अच्छा ठीक है, मुझे ये बताइएगा कि आपको बहुत ज्यादा कोई शुरू से कोई खांसी का मसला तो नहीं है, कोई दमे की तकलीफ हो कोई बचपन से, या कोई इस तरह का सांस का मसला? सांस का मसला तो नहीं है डॉक्टर साहब, मुझे बचपन से मिर्गी का खांसी मसला है, रहती मिर्गी मिर्गी की दवाइयाँ खाती हूँ मैं। है? अच्छा ठीक है, तो उस पे आपका कंट्रोल है? हाँ जी। ठीक है, आपको आखिरी दफा कब दौरा पड़ा था? डॉक्टर साहब बड़े साल हो गए, अब तो बड़े अच्छा, अरसे से नहीं पड़ा, याद ही नहीं मुझे। लेकिन दवाइयाँ ले रही हैं आप उसके लिए हाँ ना? जी लगातार ले रही हूँ। अच्छा ठीक है, मुझे ये बताइएगा कि आपको कोई कब्ज वगैरह तो नहीं रहती? कब्ज हाँ जी होती है, कब्ज भी होती है डॉक्टर साहब, कभी कभी हो जाती है। ठीक है, बहुत ज्यादा कोई वजन वगैरह उठाने वाला काम तो नहीं करती है? घर में कोई ऐसा हो जिसको उठा के आपको कोई संभालना पड़ता हो कोई वजन की, नहीं इसकी वजह से? नहीं 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 डॉक्टर। पेट में कोई गोला वगैरह तो नहीं महसूस होता, जैसे कोई रसौली वगैरह या कोई इस तरह की चीज तो नहीं नहीं है? नहीं डॉक्टर साहब। ठीक है। अच्छा ठीक है, और आप मुझे ये बताइएगा कि हस्बैंड हयात हैं आपके? हाँ जी। ठीक है, उनसे मिलने के टाइम कोई मसला वगैरह तो नहीं होता, कोई शिकायत होती हो, कोई तकलीफ होती हो कोई, डॉक्टर साहब या आप? मिल ही नहीं पाते ये, हर वक्त ये जिस्म बाहर रहता है तो हम तो नहीं मिल रहे इतने अरसे से। अच्छा ठीक है। अच्छा, मुझे ये भी बताइएगा कि आपके जो 2 बच्चे नॉर्मल हुए हैं, मुझे इसका बताइएगा कि ये घर पे हुई हैं, डिलीवरी डिलीवरी के दौरान कोई मसला हुआ हो, डॉक्टर या साहब दर्दें ज्यादा थी? घर पे ही हुए हैं, दाई ने डिलीवरी करवाई थी, लेकिन ना मसला आखिरी बच्चे में काफी अच्छा, बढ़ तो गया दर्दें था। ज्यादा देर तो नहीं लगी रही, या उसने हाँ कोई जी हाँ जी हाँ जी, दर्दें ज्यादा देर तक लगेगी थी, फिर ना दाई ने, बच्चा फंस गया था, दाई ने फिर औजार लगा के खींचतान के मेरा बच्चा निकाला था। ठीक है, तो ये मसला आपको तब से, या उसके साथ? डॉक्टर साहब उसके बाद कुछ अरसे बाद शुरू हो गया था। अच्छा ठीक है। हम्म। सही है, और मुझे ये बताइएगा कि इसके जो है इसके लिए आपने कोई किसी डॉक्टर को दिखाया है पहले, कोई आपने इलाज करवाया है, कोई एक छल्ला वगैरह रख देते हैं कुछ इस तरह का, या कोई आपने एक्सरसाइज की हो इसके लिए? नहीं डॉक्टर साहब कुछ भी नहीं किया हम, ये तो इतनी शर्मनाक बात है, मैं तो अब आई हूँ जब मसला इतना ज्यादा बढ़ गया, मेरे शोहर ने कहा दिखा लो तुम। अच्छा ठीक है, मुझे ये बताइएगा कि आपको इसके अलावा कोई बीमारी तो नहीं है, शुगर, ब्लड प्रेशर, या कोई दमा, खांसी? नहीं बस डॉक्टर साहब मिर्गी का मसला है मुझे।
ठीक है। और इसके अलावा खानदान में किसी को कोई मसला हो, इस तरह का प्रॉब्लम जो है, ये जैसे बच्चा आपका बाहर आता है जिसम, इस तरह का कोई मसला नहीं नहीं खानदान में डॉक्टर। किसी को? ठीक है। और मुझे ये बताइएगा, कोई पहले आपका ऑपरेशन हुआ हो किसी मसले के लिए? नहीं डॉक्टर साहब। ठीक है। और आपके जो है वो कोई एक ज़ाती सवाल पूछना चाहूंगी, कोई सिगरेट वगैरह तो नहीं पीती, या हुक्का वगैरह इस तरह की चीज़? नहीं डॉक्टर। ठीक है। और किसी दवाई से कोई एलर्जी तो नहीं है आपको? नहीं डॉक्टर साहब। ठीक है। ओके मैम, आई एम डन विद द हिस्ट्री। नो, आई वांट एग्जामिनेशन फाइंडिंग्स। ओके। ओके मैम, BMI ऑफ द पेशेंट? 24। 24. Okay. And vitals, pulse, blood pressure, temperature? वाइटल्स नॉर्मल। Okay. Ma'am, chest examination? नॉर्मल। Okay. Ma'am, abdominal examination? नॉर्मल। Normal. And local examination, health of vulva, vagina, and स्टेज 4, फोर्थ डिग्री। fourth, Fourth degree UV prolapse with ulceration and erosions, and it is not reducible. it is not reduced. Okay. Uh, okay, ma'am. Can you provide me the investigation? Okay. Okay. Ma'am, her blood group and RH factor, O positive, and her hemoglobin in 10.4, gram per deciliter. 10.4. Okay. Total leukocyte count, platelet count, 10,000 TLC, platelet 2 lakhs. and ma'am, her viral serology, Unremarkable. and her blood sugar, random blood sugar. 116 mg per deciliter. Ma'am, urine complete examination for protein plus sugars. Not done. Not done. Okay. Ma'am, her pelvic ultrasound, abdominal pelvic ultrasound. Normal. What do you want to see on pelvic and abdominal ultrasound? Ma'am, I want to see the uterus endometrial thickness, any adnexal mass or any uterine mass, or hydronephrosis. Hydronephrosis. Okay. All right. All, ma'am, ultrasound is normal. Yes, it is normal. Okay. Now Okay, manage ma'am, your I'm done patient. with it. Before Okay. managing your patient, summarize your patient. Mrs. Balkis, 46 years of age. She's para 2, all vaginal deliveries. Presented to me with a complaint of something coming out of vagina. She has a complaint for many years, but it is aggravated for the last 4 to 5 years. And she is a known case of epilepsy. For that, taking treatment, and she has a history of difficult vaginal deliveries, and rest of the history is unremarkable. She has no drug allergies, and on examination, her BMI is 24. Her vitals are normal. Abdominal examination is normal. On vaginal examination, 4-degree UV prolapse and an ulcer. And uh, ma'am, ulcer, sorry, on the anterior lip of cervix. Yes. Okay. Should I proceed to management? Yes, please. Okay. First of all, I will consult the patient about the diagnosis. मैम सॉरी, मैं हिस्ट्री में उसको यूरिनरी कंप्लेंट्स मैंने पूछी हैं शायद। मैम इनकॉन्टिनेंस की मैंने हिस्ट्री नहीं ली उसे। ओके। अगर हिस्ट्री नहीं ली थी तो एग्जामिनेशन पे कुछ कर सकती थी आप? Yes, ma'am. I asked the patient to cough and see whether she has any stress incontinence. Yes, it is positive. Stress incontinence is positive. Okay. Ma'am, should I manage my patient? Yes, please. Okay, first of all, I will consult the patient about the diagnosis that she has a 4-degree UV prolapse and stress urinary incontinence, and
I will explain her about I will explain her about the management options that as she has as the it is affecting her quality of life, and I will and she has a 4-degree UV prolapse with the ulcer. So first of all, I will explain her that I will give her packing for to heal the ulcer, and uh, after that we will proceed for the surgical management. I will explain her that best for her is vaginal hysterectomy and anterior repair, and as she has a stress incontinence, so along with that we can go for mm, um, I will explain her about the surgery. I will involve the multidisciplinary team. I will prepare the patient. I will complete the rest of my investigations, such as during complete examination, and I will prepare for the surgery, and I will rule out any other. I will take the anesthesia fitness, and yeah, then I will proceed to vaginal hysterectomy, and uh, uh, after I will after taking anesthesia fitness, I will shift the patient to operation theater. I will do the vaginal hysterectomy, send the sample for histopathology, and I will call her for follow up after histopathology report, and I will ask her to. Um, I will discharge her with the red flag signs, and if she has any complaint of bleeding, discharge, or pain, and she should come immediately. And I will ask her to take the laxative to avoid the constipation, and avoid heavy weight lifting and coital activity for 4 to 6 weeks. And I will. I will also do her VT risk assessment. Okay, you're done. Yes, ma'am. ठीक है, 7 मिनट तक आपने हिस्ट्री ली है आर्या। जी मैम, वो हिस्ट्री बहुत ज्यादा ही लंबी ले ली मैं। क्यों तुम लोग इतनी लंबी लंबी हिस्ट्रियां ले रहे हो? क्यों? चले, आपकी हिस्ट्री पे आ जाते हैं। जी मैरिड मैम। फॉर हाउ लॉन्ग, लास्ट बेबी बोर्न, एंड हर लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड, बायोडाटा, क्या करती है, कुछ भी नहीं। प्रेजेंटिंग कंप्लेन से सीधा आपने शुरू किया था। अच्छा, प्रेजेंटिंग कंप्लेन पे आपने कब से, ड्यूरेशन पूछ लिया, उसने बता दिया इतना लंबा ड्यूरेशन, एंड उसने कोई ट्रीटमेंट नहीं ली। फिर आपने रिड्यूसिबल का पूछा, वो उसने खुद ही बता दिया अब तो बस सर्वा के बाहर ही रहता है। बैक बैक एक का पूछती हैं आप, अल्सर का भी उसने बता दिया कि अब उसको डिस्चार्ज होता है वहां से, तो वो फिर इन्फेक्टेड ही हो रहा है। उसके अलावा फिर कॉन्स्टिपेशन का आपने पूछ लिया, और यूरिनरी को आपने ज्यादा नहीं पूछा, आपने बोला पेशाब में मसला। वही बात मैंने बोला कि मुश्किल से आता है अब पेशाब, ठीक है। जी जी। आप पूछती हैं, आप इनकॉन्टिनेंस का पूछती हैं उससे, ठीक है, कि आपको पेशाब लीक तो नहीं होता। जैसे सना ने पूछा था, उसको मैंने क्लियर बताया कि मुझे वैसे कोई मसला नहीं है पेशाब का, बस जब मैं जाती हूँ तो इनकम्प्लीट एम्पटिंग होती है, ठीक है। जी एक्सप्लोर जी। करना है यूरिनरी को ना, डिसयूरिया, फ्रीक्वेंसी, बर्निंग मिक्चुरेशन, कंप्लीट एम्पटिंग, इनकम्प्लीट एम्पटिंग, ठीक है। और क्या कहते हैं, रिडक्शन बिफोर वॉइड, अब तो वो रिड्यूस भी नहीं होता, ठीक है, कोई ब्लीडिंग तो नहीं हो रही उसको वहां से, सही है। और क्वालिटी ऑफ लाइफ का आपने बिल्कुल पूछा। उसके बाद फिर रिस्क फैक्टर्स भी आपने पूछ लिए सारे, एंड फिर आ जाओ आपकी मोटी मोटी गायनी हिस्ट्री तो पूछ लेती हैं आप थोड़ी बहुत। अच्छा चलो, कोइटस का उसने बता दिया कि वो तो हो ही नहीं पा रहा। अब देखो, एचएमबी में भी हम कहते हैं ना कि जब जिस जिस आपकी गायनी की कंप्लेन की जो मैनेजमेंट है प्री मेनोपॉजल पेशेंट में,
इफ इट इज रिलेटेड टू हर फर्टिलिटी प्रिजर्वेशन और यूट्रस प्रिजर्वेशन, तो हमने पेशेंट से हिस्ट्री में ही उसके कंसर्न्स पूछ लेने होते हैं, सो दैट वी डिसाइड समथिंग फॉर हर। जी जब आप फिर ये मैंने मिस बाद किया। में बोलेंगी ना कि मैं ये ऑप्शन दूंगी, जी जी ये ऑप्शन दूंगी, तो वो जी जी आपसे एग्जामिनर बोलेंगे, अगर मेरी पेशेंट को फर्टिलिटी, तो आपके एग्जामिनर बोलेंगे डिड यू आस्क फॉर दिस, डू यू नो व्हाट योर पेशेंट वांट। जनरली पढ़ा हुआ तो बताना बहुत आसान है, लेकिन ये तो रियल पेशेंट है ना। इससे आपने इसका जी पूछना था कि फ्यूचर फर्टिलिटी डिजायर, अभी 46 ईयर्स की है वो, यू शुड जी जी आस्क। हमने तो पूछना है, हमें क्या पता जी क्या जी। किसी के कस्टम्स और रिचुअल्स हैं। ठीक है, कोइटल डिजायर्स उसकी मैम हैं। एक्चुअली ये ट्रीटमेंट पर कंफ्यूज हुई हूँ कि मैं सोच रही थी कि मैंने उससे तो पूछी नहीं है फर्टिलिटी विशेष, तो मैं ट्रीटमेंट पे कैसे जाऊँ। मैं इसलिए इतना टाइम ले रही थी, ट्रीटमेंट तो सोच रही थी मैं क्या करूँ। ये आपने मिस किया। फिर उसके बच्चे तो खैर दो ही थे, डिफिकल्ट उसने वो बता दी आपको सारी। आपने चीरे का भी पूछा, टेयर का, वेरी गुड। वो आपने हिस्ट्री, कुछ हिस्ट्री जो ले रहे हो वो बहुत अच्छी ले रहे हो, लेकिन फिर कुछ चीजें मिस भी आप लोग कर रहे हो। उसके बाद जी मेडिकल आपने पूछ ली, सर्जिकल पूछ ली, ड्रग ड्रग उसने पूछ ली। अच्छा, मैंने बताया मैं मिर्गी, मुझे मिर्गी है। अच्छा, मिर्गी की दवाइयाँ आप ले रही हैं, अब दवाई का नाम तो पूछ रही थी, कौन सी दवाई ले रही हो। ठीक है। अच्छा, हाँ, झटके का आपने पूछ लिया, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। उससे आप पेशेंट की रिस्क स्ट्रेटिफिकेशन करियो कि ये हाई रिस्क है या नहीं इसकी। अगर उसकी जी एपिलेप्सी अनकंट्रोल्ड हुई तो आप तो नहीं उसकी फौरन से सर्जरी कर सकती। बाकी चीजें भी आपने जी सारी पूछ ली। अब जी मैम। एक और चीज होती है, ये खैर किताबों में तो ऐसे नहीं है, लेकिन हमें मैडम नाहिद ने सिखाया था कि जब आपके पेशेंट की 45 से ऊपर एज होती है ना, आप उससे मेनोपोजल, प्री मेनोपोजल सिम्टम जरूर पूछा करें। प्री मेनोपोजल पेशेंट से सिम्टम जरूर पूछा करें। तो ये मैडम ने जी हमें बताया था। ठीक है। अच्छा, उसके बाद फिर अब आ जाओ आपके एग्जामिनेशन पे। एग्जामिनेशन आपने सारा मोटा मोटा कर लिया, लोकल। अब वो जब मैंने लोकल एग्जामिनेशन आपको दिया, मैंने बोला स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस पॉजिटिव है। अब मैं एक्सपेक्ट कर रही थी कि आप मुझसे पूछती कि इज दिस स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस इज डेमोन्स्ट्रेबल विद reduced prolapse और विदाउट reducing prolapse। ठीक। जी मैम। सही। अच्छा, पैप स्मेयर का नहीं पूछा, लिया नहीं लिया। ठीक है। एग्जामिनेशन तुमने जी सारी ले ली, अच्छा, सारी तुमने कर ली। अल्ट्रासाउंड बहुत अच्छी बात है, फोर्थ डिग्री तुम्हें उसने हिस्ट्री में दे दिया। एग्जामिनेशन तुमने अल्ट्रासाउंड एब्डोमेन पेल्विस किया, तुमने किडनी का स्टेटस देखना था, हाइड्रोयूरेटर या हाइड्रोनेफ्रोसिस वगैरह तो नहीं मेरे पेशेंट को डेवलप हो। अच्छा, जी एग्जामिनेशन में मैंने तुम्हें बोला यूरिन डीआर नोट डन, तो यूरिन डीआर करवाना था। आपने बोलना था ना कि मिसिंग इन्वेस्टिगेशन मैं करवाऊंगी, जो जो नहीं हुई, जी है ना। और जी जी इसके अलावा फिर क्या कहते हैं, तुम फिर जब मैनेजमेंट पर आई हो, तो मैनेजमेंट में तुमने बहुत अच्छा स्टार्ट किया। विल टेल माय पेशेंट अबाउट द डायग्नोसिस एज दिस इज अफेक्टिंग हर क्वालिटी ऑफ लाइफ, वो वाली बात भी कर दी। फिर आप क्यों भूल गई कि पेशेंट को अनीमिया है 10.4, आपको सर्जरी के लिए कितना चाहिए HB। मैम एटलीस्ट 11 तक तो होनी चाहिए, 11। 12 तक, हाँ, 11। 11 जी 11 से 12 तो होनी चाहिए ना हमारे पास। जी तो जी जी आप बोलें कि पेशेंट की HB जो है वो 10.4 है, मुझे सर्जरी के लिए तो ऑप्टिमाइज करनी है। माई एम ऑफर HB बिफोर सर्जरी इज 11 और मोर देन 11। ठीक है। जी ये एनीमिया था, इसको भूल गई आप। फिर जी जी उसके बाद आपने क्या बताया कितने अरसे बाद आप सर्जरी करोगी, पहले तो आप पैकिंग कर दोगी, जी जी है ना। पहले आप पैकिंग करेंगी, उसके बाद फिर जैसे ही अल्सर ठीक होगा, तो फिर फील आप होगा जी इसकी प्लान करोगे ना सर्जरी। जी बट जी राइट नाउ यू विल कंप्लीट हर प्री ऑपरेटिव वर्कअप। अभी से आप 40 ईयर्स से ऊपर है, तो अभी से आप उसका सारा प्री ऑपरेटिव वर्कअप कंप्लीट करवाएंगी, HB ऑप्टिमाइज करेंगी, जी उसकी पैकिंग करेंगी। ठीक है। जी और जो है फिर आप सर्जरी इसकी प्लान करेंगी। जी सही है। जी जी और इसमें क्या था। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, सना और मारिया, तुम लोगों ने जी जी एग्जामिनेशन में किसी ने भी इसकी लिवेटर मसल, जो पेल्विक मसल स्ट्रेंथ होती है, वो ना मांगी ना करी, वो नहीं करी आपने। पेल्विक मसल स्ट्रेंथ असेसमेंट नहीं करी आपने। डू यू नो अबाउट दिस, एनी आइडिया अबाउट दिस।
मारिया, जी जी। बताओ। मैम वो एग्जामिनेशन पे बाइमेनुअल पे चेक करते हैं कि मसल स्ट्रेंथ, कैसे करते? ताकि कैसे? इफेक्टिव है कि नहीं वो। अगर बाद में हम पेशेंट को एक्सरसाइज हाँ। वगैरह या बायोफीडबैक के लिए काउंसल करना हो तो। हम्म, तो कैसे करते, पता है कैसे करते हैं? नो मैम। मैं बताऊं डॉक्टर पलवेशा? जी बताएं। मैडम, पेशेंट को जो है वो बोलते हैं कि वो लाइंग डाउन पोजीशन में अपने जो दोनों थाइस के बीच में जो है ना वो पिलोज को टाइट करके अपनी सांस को ऊपर की तरफ होल्ड करे कि पिलो को जितना टाइट वो अपनी थाइस से होल्ड कर सकती है। ये तो केगल नहीं है एक्सरसाइज। तो आसिया, इसी में ही तो आप स्ट्रेंथ है। आपकी गल मैम बताएं। सवाल क्या है? हम पेल्विक मसल स्ट्रेंथ या पेल्विक मसल कॉन्ट्रेक्टिलिटी कैसे चेक करते हैं ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन? मैम मेरे ख्याल में वजाइनल एग्जामिनेशन पे हम पेशेंट को कहते हैं कि स्क्वीज करें अपने जो है ना वो जैसे यूरिन रोकते हैं तो देखते हैं कि हमारा जो हैंड पे है उस पे जो फील करते हैं हम वजाइनल पे उसका कि क्या उसकी स्ट्रेंथ किस तरह की कितनी जो है वो पेशेंट जब स्क्वीज करेगी वो पेल्विक फ्लोर को तो वो हमारे हैंड पे जो मतलब वो फील करते हैं हम वजाइनल एग्जामिनेशन पे कि उसकी स्ट्रेंथ कितनी है। तो आपको कैसे पता चलता है कि कितनी स्ट्रेंथ है? कोई कोई स्कोरिंग सिस्टम, कोई चीज है, कोई ऐसा क्राइटेरिया जिसपे आपको पता चले कि इसके मसल्स वीक हैं या स्ट्रांग है? आई थिंक जैनब, जैनब नोज। चलें जैनब, आप बताएं। डॉक्टर पलवाइचा, उसमें हम फिर परवजान एग्जामिनेशन में जो है 2 फिंगर्स करते वो विजाइनल एग्जामिनेशन करते हैं, फिर आस्क द पेशेंट टू कट एंड चेक द कॉन्ट्रैक्टिलिटी ऑफ द पेल्विक मसल्स। आर यू श्योर? हम कफ कराते हैं पेशेंट को? चलो मैं बता देती हूँ। ऑक्सफोर्ड, ओके। मॉडिफाइड ऑक्सफोर्ड ग्रेडिंग सिस्टम के बारे में सुना है? नहीं। नहीं। नो डॉक्टर। हम क्या करते हैं, हम इंडेक्स और मिडल फिंगर विजाइना में लेके जाते हैं, ठीक है? पहले हमारी लेटरली लेके जाते हैं, ठीक है? उसके बाद हम पाम्स को फेस करते हैं डाउनवर्ड। हमारी फिंगर्स अब कैसे हो जाती हैं? 5 and 7 o'clock पर। 5 and 7 इमेजिन करो, फिस्ट में तुम लोग अपनी मिडल और जो इंडेक्स फिंगर है उसको लेके जाओ, और फिर उसको टर्न करो। टर्न करके आपकी जो अब फिंगर्स की पैड्स हैं, ठीक है, पोर हैं, वो नीचे की तरफ है, मसल की तरफ है, ठीक है? और ये आपकी 7 and 5 o'clock पर आप प्रेस करते हो, पेशेंट को आप रखते हो, ठीक है? और पेशेंट को बोलते हो कि मेरी उंगलियों पर आप स्क्वीज करें, आप मैक्सिमम जोर दें, ठीक है? अब अगर तो उसकी मसल कॉन्ट्रैक्शन, अब स्केल है, मैं तुम्हें स्केल बताती हूँ, अगर तो उसकी मसल कॉन्ट्रैक्शन बिल्कुल बहुत अच्छी है तो वो बिल्कुल हग्ड अप कर लेगी, उसके पेल्विक फ्लोर मसल्स आपकी फिंगर्स को हग्ड अप कर लेंगे, ठीक है? दिस इज गुड। ये 5 है। अब 0 बताती हूँ। 0 में कुछ भी नहीं होगा, कोई मसल की फ्लिकरिंग कुछ भी नहीं होगा, नो कॉन्ट्रैक्शन। अब जो मिडल बिटवीन में आ जाती है ना, 1 और 2, इसमें थोड़ी सी फ्लिकरिंग होगी। सेकंड जो 1 है ना, उसमें थोड़े से मसल्स बस फ्लिक करेंगे। जो सेकंड है उसमें फ्लिक भी करेंगे और आपको थोड़ी सी ना रेजिस्टेंस भी फील होगी, ठीक है ना, अपनी फिंगर्स के दरमियान और पेशेंट के मसल्स के दरमियान, ठीक? ये होता है मॉडिफाइड ऑक्सफोर्ड ग्रेडिंग स्केल। मैं आपको इसकी पिक्चर भेज देती हूँ, बल्कि मैं दिखा देती हूँ आपको। कहाँ गया? मैंने पता नहीं, अभी शायद भेजी है मैंने खुद को। ये मेरी दूसरी स्क्रीन दिख रही है आपको या प्रेजेंटेशन वाली ही दिख रही है? नो डॉक्टर, टास्क ही दिख रहा है। प्रेजेंटेशन वाली आ रही है। प्रेजेंटेशन वाली दिख रही है। एक मिनट। तो वाह, मुझे स्क्रीन चेंज करना आ गई है। दिख रही है? अब दिख रही है? जी, अब दिख रही देखा? है। ऑक्सफोर्ड ग्रेडिंग स्केल मॉडिफाइड बाय लेकॉक, ठीक है? 0 नो मसल एक्टिविटी, 1 माइनर मसल फ्लिकर, 2 वीक मसल एक्टिविटी विदाउट सर्कुलर कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है? मॉडरेट मसल कॉन्ट्रैक्शन, गुड मसल कॉन्ट्रैक्शन, स्ट्रॉन्ग मसल कॉन्ट्रैक्शन। 5 स्केल्स होते हैं इसके, ठीक है?
3 4 5 वाले जो होते हैं वो मॉडरेट गुड स्ट्रॉन्ग है, ऊपर वाले सारे वीक हैं। जब कोई एक्टिविटी नहीं होगी, लेसिड पड़े हुए होंगे, तो वो जीरो होती है। ठीक है। मैडम इसको क्या कहेंगे, मसल्स की स्ट्रेंथ चेक करने के लिए ये टेस्ट है, ये आप कह रहे हैं ना? जी जी जी। सही। तो डॉक्टर कमलेशा, फिर हम जब सर्जरी प्लान करते हैं या फिर पैसे का ऑप्शन देते हैं, तो पहले ये ग्रेडिंग के हिसाब से फिर वो मैनेजमेंट होगी ना, नहीं नहीं, आगे किसी की ग्रेडिंग के हिसाब से मैनेजमेंट नहीं होती चंदा। ग्रेडिंग से आपको उसकी पेल्विक मसल वीकनेस पता चलती है कि ये पेशेंट जो पेल्विक फ्लोर मसल एक्सरसाइज है ना, ये खुद कर पाएगी या इसको सुपरविजन की फिजियोथेरेपिस्ट की सुपरवाइज ज़रूरत है। करने। ठीक है। मैनेजमेंट ओके का ओके। चक्कर नहीं है। आप उसकी एक असेसमेंट कर रहे हो उसके पेल्विक फ्लोर मसल, लेवेटर एंड आई मसल्स की कॉन्ट्रैक्टिलिटी की। ठीक है ना? ओके। समझा? थैंक यू। ये इम्पोर्टेंट है, ये आपसे पूछा जा सकता है। अच्छा, और मैंने इसमें क्या बताना था, हाँ आप कहाँ थी मैं? चलो, अनीमिया को आप जो है ऑप्टिमाइज करोगे, फिर आपका पेशेंट जो है जैसे ही उसका वो अल्सर हील हो जाएगा मारिया, फिर आप उसकी सर्जरी प्लान करेंगे। ठीक है ना? जी 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 जी। अच्छा, अब वो, अब ये तो अब पेशेंट पे डिपेंड था ना, आप पेशेंट से पूछती हैं कि आप ये ऑप्शन है, आप बताएंगी, मैं ये सारे ऑप्शन दूंगी। अब जिस पेशेंट का यूट्रस प्रेजेंट होता है उसके पास क्या क्या ऑप्शंस होते हैं प्रोलैप्स के लिए? 46 ईयर्स ओल्ड है। चलो अब मुझे ऑप्शंस ऐसे बता, तुमने पेशेंट से तो नहीं पूछा, वैसे ही बता दो। इफ शी वांट्स फर्टिलिटी और इफ शी डजंट वांट फर्टिलिटी। ओके मैम, द कंजर्वेटिव ऑप्शन मैम इंक्लूड मैम, एक तो मैनचेस्टर रिपेयर, फोदरगिल रिपेयर एंड सैक्रोस्टारोपैक्सी कर सकते हैं। मारिया, मैनचेस्टर रिपेयर जी तुम जी मैम। 4th डिग्री 4th डिग्री प्रोलैप्स पे करोगी? मैम सैक्रोस्टारोपैक्सी करेंगे। और और जो है मैम, ये फर्टिलिटी प्रिजर्वेशन के लिए, और अगर फर्टिलिटी डिजायर नहीं है, यूट्रस नहीं कंजर्व करना चाहिए, तो फिर हम वीएच करेंगे। सही। वीएच विद? वीएच विद मैम, उसको यूनियन कॉन्टिनेंस भी है। मैम ये नहीं पूछा मैंने कि सिस्टोसील है या नहीं, तो फिर उसके लिहाज से हम इंटीरियर रिपेयर करेंगे, और सही। साथ में हम उसके जो है वो स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस को भी करेंगे। सही है। और कुछ ऐड करना चाहोगी? नहीं मैम। ठीक है। बाद का कोर्स आप बता देंगी, हिस्टेक्टमी के बाद पेशेंट को क्या क्या सिम्टम, मेनोपॉजल सिम्टम्स के बारे में उसको अलर्ट कर देंगी आप, पोस्ट ऑप केयर के बारे में बताएंगी अपने पेशेंट को। ठीक है। जी मैम। जी जी। और सही। वीटी रिस्क असेसमेंट मैम, ये इसमें जो है वो अभी 46 है, तो इसमें हम ओवरीज का उससे पूछेंगे कंजर्वेशन का, या हम आप साथ ही कंजर्व, करेंगे? आपने एग्जाम में ओवरीज और ट्यूब्स खुद से नहीं निकालनी, आप कंजर्व करेंगे। फिर जब आपसे रीजन पूछी जाएगी ना, देन डॉक्टर कुरत ने एक टॉक आर्टिकल कल भेजा है या परसों भेजा है ओवेरियन प्रिजर्वेशन का, उसमें रिस्क जी वर्सेस बेनिफिट्स हैं। आप चॉइस होती है कि आप कब डिसाइड करते हो कि आपको पेशेंट की ओवरीज और ट्यूब्स निकालनी है, कब नहीं निकालनी। कुछ ग्राउंड्स जी होते हैं, अगर आपके पेशेंट की कोई पुरानी हिस्ट्री है, क्या कहते हैं, ब्रेस्ट कैंसर की, या बरका पॉजिटिव है आपका पेशेंट, या फैमिली हिस्ट्री है उसकी ओवेरियन कैंसर, फैमिली। या जी उसमें जी कोई रिस्क फैक्टर है बड़ा स्ट्रांग ओवेरियन कैंसर का, फिर आप जो है पेशेंट को काउंसल करके ऑप्शंस देके, इन लाइजन विद योर पेशेंट एंड एमडीटी यू कैन रिमूव। ठीक है। अगर आपका पेशेंट लो रिस्क है फॉर ओवेरियन, हमारा हमारा क्या कंसर्न होता है कि वो ओवेरियन कैंसर ना डेवलप कर जाए, है ना? लेकिन वो ऐसे तो जी हरू जी भरू हर पेशेंट तो नहीं ना करती, कोई रिस्क जी। फैक्टर्स होते हैं, कोई ग्राउंड्स होते हैं। आपकी पेशेंट नली है? नहीं, आपके पेशेंट नली नहीं। नहीं आपके पेशेंट ने फैमिली हिस्ट्री ऑफ ओवेरियन कैंसर दिया? नहीं। कोई नहीं। उसको कभी बिनाइन ओवेरियन का मसला हुआ ओवेरियन कैंसर? नहीं। ठीक। पेशेंट की कोई बरका की हिस्ट्री है फैमिली में? नहीं। ठीक है। या आपकी पेशेंट बरका पॉजिटिव हो, उसको ब्रेस्ट कैंसर पहले हो चुका हो, ये जी चीजें होंगी, तो फिर जो है आप उसकी डिसाइड करोगे कि हम इसकी टोटल एब्डोमिनल हिस्टेक्टमी, सॉरी टोटल हिस्टेक्टमी विद द ट्यूब्स एंड ओवरीज हम जो है कर देंगे remove। जी जी ठीक है ना? ये वो जी टॉग जी। आर्टिकल खोलना,
और एक सिर्फ एक छोटा सा चार्ट है, बस वो करना। मैंने अपने एग्जाम के लिए वो चार्ट किया था। और आपको सिर्फ अपनी बात जस्टिफाई करनी आनी चाहिए। वैलिड जी रिकमेंडेशन नहीं है कि बस निकाल दो, नहीं, आपको इंडिविजुअलाइज करना है अपने हर पेशेंट को। और वो जी। जी इंडिविजुअलाइज जो आप करोगे ना, कुछ ग्राउंड्स पे करोगे, और वो ये चीजें हैं। ठीक है। जी। मैं कोशिश करती हूँ, मैं वो खोल के टेबल तुम लोगों को सेंड कर दूंगी, तुम लोगों का टाइम ना ही लगेगा या ना हो। सही है। फिर आपसे जब क्वेश्चन होगा ना, तो फिर आप यू शुड बी एबल टू जस्टिफाई योर डिसीजन। बस जब एग्जामिनर कुछ आपसे पूछता है, आपने कुछ कहा, तो ये मत समझा करो कि आपने गलत बोला, नहीं। जिस भी बेस पे आपने बोला होता है ना वो चीज, उसको बस आप जस्टिफाई करो। जी। ठीक है। तो मैं हिस्ट्री में फिर इसमें जब हम पेशेंट से सर्जरी के लिए पूछेंगे या विशेष उसकी पूछेंगे, तो ऑब्वियसली फिर हम ये भी रूल आउट करने के लिए उससे पूछेंगे कि ओवरीज कंजर्वेशन को पहले उसको कंसल्ट करना पड़ेगा कि हम ओवरीज तुम्हारी नहीं निकाल रहे। तो हम्म। या अगर कोई रिस्क फैक्टर है तो पूछेंगे कि है हाँ। कोई फैमिली में इस तरह की हिस्ट्री, तो आप फिर हम आप निकाल देंगे। करते हो ना, देखो गायनी की हिस्ट्री में तो मस्ट है ना। फैमिली और मेडिकल हिस्ट्री में हम सारे पेल्विक ऑर्गन्स के कैंसर्स का पूछते हैं। क्यों रखी गई है ये टेम्पलेट? इसीलिए रखी है ना। जी जी। जी अब आप लोग क्या ऑप से गायनी में आए हो, मैंने नोट किया है, सब बस डायबिटीज हाइपरटेंशन यही पूछ रहे हैं। गायनी में कोई गायनी की जो है ना हिस्ट्रीज, उसको पूरा डायलेट करके कोई नहीं पूछ रहा। नोट किया तुम लोगों ने? जी। डायबिटीज हाइपरटेंशन मैंने पूछ पेज रहे हो चेक बस कर तुम दी लोग। जी। ये बात मुझे अभी याद आई है। ठीक है। समझ आ गई। आगे चले। डॉक्टर पलवैया एक क्वेश्चन था। हाँ जी जैनब। अ, जैसे इस पेशेंट को अल्सर था ना, जी और जी। तो हम जब सर्जरी प्लान करते हैं तो हम पैकिंग करते हैं, तो हाँ, मीनवाइल पेशेंट को भी पेस्ट्री भी देते हैं ना? यह डिपेंड करता है। अब वो पेशेंट के लिए अनकंफर्टेबल भी हो सकती है। चीजें तो सारी लिखी हैं। जो क्लिनिकली हम लोग करते हैं, हम क्या करते हैं कि हम पैकिंग करते हैं। और उसको पहले तो पूरा वो रिड्यूस करते हैं। पॉलीफैक्स और वो लगा कर, हम उसको अच्छे तरीके से पैक करके रिड्यूस करके पैकिंग करते हैं बस। हमने क्लिनिकली कभी पैसरी नहीं रखी। अगर आपने अपने सेटअप में पैसरी रखी है तो आप भले बोलें ऑन द क्लिनिकल ग्राउंड्स। ओके डॉक्टर। ठीक है ना। हमने तो बस उसको पैकिंग रखी है धड़ाधड़, बस वो सॉफ्ट पॉलीफैक्स सॉफ्ट पैकिंग्स रखी है मैंने तो बहुत। हमारी कंसल्टेंट्स ने कभी पैसरीज नहीं रखवाई। हम भी ऐसी प्रैक्टिस करते थे, लेकिन हम्म। मैडम ने बताया था कि अगर आप साथ में पेस्ट्री डाल देते हैं तो ये कि सर्कुलेशन और उसका ये प्रोलैप्स जो है वो रिड्यूस रहता है, और ज्यादा अच्छे इफेक्टिव चांसेस होते हैं। लेकिन वही बात है कि वो शायद पेशेंट टू पेशेंट वेरिएशन हो, क्योंकि स्टेज 4 है आपके लिए। जैनब, आपको आपको ये जिस भी मेंटोर किसने बताया? मैडम नाहिद ने बताया? नहीं नहीं हाँ। डॉक्टर, ये वार्ड वार्ड की बात अच्छा बता रही मैं अच्छा, आपको। ठीक है। देखो, जो आपके एग्जाम में आपने हमेशा एविडेंस बेस्ड बात करनी है। ठीक है ना। ओके डॉक्टर। हमने पढ़ा है विजाइनल पैकिंग विद पॉलीफैक्स। ठीक है। आप वही जी जी। उसी- हम क्या करते थे, पूरी पूरी दो दो पैकिंग्स, 4 वालों को तो एक पैकिंग काफी नहीं होती। दो दो पैकिंग्स को नोट डालकर पूरा पॉलीफैक्स में उसको नहला के वो लगाते थे हम पेशेंट को। वो जो आप रीस्टोरेशन कह रही हो ना, एपिथेलियम रीस्टोर, वो पॉलीफैक्स से होती। वो पॉलीफैक्स से होती है, टिश्यू हेल्दी उससे होता है। पैसरी हमने ओके कभी नहीं डाली। ठीक है। ठीक है डॉक्टर, चलो, थैंक यू। अब आखिरी रह गया है, कौन कर रहा है? जल्दी से करो। मैं करूँ? पहला सिनेरियो सना ने किया, दूसरा सिनेरियो मारिया ने किया, जैनब ने वॉलंटियर किया था थर्ड। चले जैनब, आप करेंगी। ओके, कौन है डॉक्टर? एक्चुअली मेरे पास वो जो है ना स्क्रीनशॉट नहीं, कौन सी किसी ओके डॉक्टर ओके ने ओके, करना है? रुको मैं शेयर करूं। दिख रहा है? टास्क दिख रहा है? नो डॉक्टर। टास्क 3 आ रहा है डॉक्टर पलविशा। क्या आ रहा टास्क है? अब 3 आ अब रहा आया। आ गया। टास्क 3 अब आ गया, हाँ जी। ठीक है। चलो, जैनब गुलशन, तुम लोग आपस में कर लो डिसाइड, क्योंकि जब तुम लोग आए थे तो वॉलंटियर डिसाइड हो गए थे, और नाउ इट्स अप टू यू। जल्दी कर लो डिसाइड। है डॉक्टर गुलशन, अगर आप करना चाह रही हैं कर लेंगे, नो वरी, मैं कल प्रेजेंट कर लूंगी। नहीं नहीं, आप करें भले डॉक्टर, कोई मसला नहीं है, करें। आप में ओके। तुम लोगों का ना ये मैडम मीटिंग खत्म मैडम होने वाली है। मैडम ये कल की है, कल है मैडम ये
ये pelvic का? प्रोलैप्स तो हो गया, आज तो हो गया, अब इनकॉन्टिनेंस हाँ करवाऊंगी मैं। Okay. ठीक। This station structure Viva and will assess the ability to answer the questions surrounding pelvic organ prolapse. You are gynae registrar. You will see Mrs. Alia, 62-year-old woman, complaining of dragging sensation vaginally. You, your R3 has examined and found that she has pelvic organ prolapse. Your examiner will ask you series of questions and provide you some data to interpret. ठीक है। Okay, okay, doctor. I have read the scenario and ready for structured discussion. Okay, Zainab, what information would you like to gather from your patient? Uh, as my patient is 62-year-old, I will want to know about her menopausal status, last child born, parity last child born, and the occupation of the patient. And regarding her symptoms, I will want to know from for how long she has this problem, either increasing gradually or not, and any associated symptom like constipation, any urinary problem, any bleeding, discharge, and either the prolapse is remains all the day out, or he has to manually remove it, or spontaneously it will uh, spontaneously uh, then I will ask the uh, she's 62 year. I will also ask about the her sexual history, and regarding her ops history, I will parity of the patient, mode of delivery, any history of instrumental delivery, pregnant year, or any prolonged labor or good size baby. Regarding her vaginal gynae history, I will inquire about the menopausal status of the patient, any pap smear mm, done or not, and medical history like chronic cough, constipation, diabetes, hypertension, and mm, any significant history in the family history of the prolapse. And I will also inquire about the personal history regarding the smoke. जी Zainab, continue. After history, I will do the uh, examination of the patient, calculate her BMI. Zainab, what particular would you want to know from her past ops history? What particular things? Parity of the patient, Okay, mode of delivery, prolonged labor and instrumental delivery, okay, good size baby. okay. And now move on to the examination. What particular examination would you want to perform on your Mrs. Alia? First of all, I will calculate her BMI and check vitals to exclude the blood pressure, and I will auscultate the lungs for to rule out any complaint of like chronic cough. An abdominal examination, I will check for the any mass, and on vulva, on mm, vaginal examination, I will check for the mm, vulval is um, what is a vaginal laxity and any prolapse. Then I will palpate and assess the degree of prolapse. And first, I will check for the stress urinary incontinence. And after the reduction of the prolapse, I will assess for any abdominal any pelvic pathology associated with it. Okay. Would you like to do POPQ test on your patient? Yes, ma'am, as my patient having the pelvic organ prolapse, so I will go for the grading according to POPQ Okay. Can you strategy. tell me what
the POPQ assessment is and why it is useful in your patient? POPQ stage is helping a tool for the assessing the degree and severity of staging and severity of the prolapse, and also help to help in the management and uh, reduce the interbias, mm, uh, reduce the bias of observer and help in the to compare the surgical outcome. In my patient, I will go for the POPQ, for which Okay, I will. Okay. this is our POPQ grid. Now, Okay, can you and please interpret anterior. this? Okay. Uh, बाकी सब भी चैट में इसको इंटरप्रेट करके लिखो. mm, mm, 6. Okay. Uh, this is there is no posterior vaginal valve prolapse, and there is a anterior vaginal prolapse, and also there is mm, uh, this is ma'am, for me this is the second degree anterior vaginal valve prolapse. Okay. What AA and BA demonstrates? This What is the compartment? What compartment of vagina? Vaginal wall. A is for the anterior vaginal valve prolapse, and AA is the um, um, mm, Lower part में. proximal part of the anterior vaginal valve prolapse in relation to hymen, and BA is the most distal part on the anterior vaginal valve. Both normally it is -3. Likewise, and AP and BP is a both point on the posterior vaginal valve. AP is a proximal 3 centimeter proximal to the posterior vaginal valve, and the most जैनब मैंने ये नहीं पूछा. ठीक है, मुझे बस पॉप्यो ग्रिड की इंटरप्रिटेशन बता दो इन वन वर्ड, देन यू आर गोइंग टू मैनेज योर पेशेंट. व्हाट इज द डायग्नोसिस? for me is a second degree anterior vaginal valve prolapse. ओके, मैनेज योर पेशेंट. First of all, I will counsel my patient regarding the diagnosis and offer the support. I will involve the multidisciplinary team, and I will do any uh, mm, first is my patient in the second degree prolapse, so I counsel the patient regarding the lifestyle modification, for which diet, exercise, and weight reduction, and also the avoid the constipation, cough, and avoid the heavy weightlifting. And I will, in the collaboration of physiotherapist, I will offer the pelvic floor muscle exercises, and I will also give the options of conservative management like pessary with pros and cons of the system, and last is a definitive treatment is the surgery, and I will give her empowerment and provide the patient information leaflet. That's it. What surgery will you perform on this? His patient is 62-year-old. So, for me, it's vaginal hysterectomy with anterior valve repair, anterior colporrhaphy, Vaginal hysterectomy. anterior repair, anterior colporrhaphy. Okay. So, why did you say vaginal hysterectomy?
Ma'am, as my patient is 62-year-old, but the definitive treatment will be decided after discussion with the patient, like her age. As patient 62, no fertility issues, and she has completed her family. But the I will discuss each and if she needs a definitive treatment, then I will go for vaginal treatment. Otherwise, the other surgery is anterior colporrhaphy only. ओके गुलशन, सॉरी जैनब। जैनब आपकी हिस्ट्री ठीक थी, आपकी जब मैंने पर्टिकुलर फैक्टर्स ऑफ हिस्ट्री के पूछे वो भी ठीक थे। एग्जामिनेशन पूरा तुम लोग स्ट्रक्चर्ड में सही से बता नहीं रहे हो। जैसे जैसे चीज़ें मैंने बताई हैं वो बताओ कि पेल्विक लोकल एग्जामिनेशन पे क्या क्या चीज़ें चेक करोगे, इंस्पेक्शन पे क्या करोगे, पल्पेशन पे क्या करोगे। ठीक है, उसके बाद फिर पोप क्यू वल्सल्वा टेस्ट, कफ कफ स्ट्रेस टेस्ट आप करेंगी। ठीक है, ऑन रेस्ट एज वेल एज ऑन रिडक्शन ऑफ प्रोलैप्स, ये सारा बताना है आपने। फिर आपने पोप क्यू का व्हाट पोप क्यू इज वो भी बिल्कुल सही बता दिया। फिर ग्रेड। अब मेरा जैनब आपसे सवाल है कि आपको पता है ना कि पेल्विक ग्रेड जो होती है इस पे कंपार्टमेंट्स होते हैं, आपको इससे पता चलता है कि विजाइना के किस कंपार्टमेंट का प्रॉब्लम Yes, ma'am. है ना। Apical, middle and lower. अच्छा, अब मुझे बता दो इस ग्रेड पे एपाइकल, जो एपाइकल, एपाइकल से क्या मुराद है, एपाइकल में क्या आ जाता है। Cervix and vault. सर्विक्स यानी कि हम्म, जैसे इस पेशेंट का -5 है, हाँ अगर अपाइकल कंपार्टमेंट की डेफिशिएंसी होती तो डेफिशिएंट होता है तो यूट्रोविजाइनल प्रोलैप्स होता है ना। और अगर ए और बी में अगर डेफिशिएंसी होती है तो एंटीरियर एंड पोस्टीरियर विजाइनल वाल प्रोलैप्स होता है। एंड ए और बी ए में हो तो एंटीरियर होता है और पोस्टीरियर एंटीरियर होता है। वो ये पोस्टीरियर है और सी जो है वो यूट्रोविजाइनल प्रोलैप्स हो जाएगा ना। हाँ, तो फिर तुम मैनेजमेंट क्यों गलत बता रही हो। उसका सी वेल सपोर्टेड माइनस पे है, डी एपाइकल कंपार्टमेंट तो उसका वेल सपोर्टेड है। जी जी डॉक्टर, इसका जो है वो फिर आप वजाइनल क्यों कर रही हैं इसकी चंदा। एपाइकल सपोर्ट तो ठीक है उसकी। अच्छा डॉक्टर परवेशा, मैं जो है वो एंटीरियर कल्पोरेफिस का ट्रीटमेंट होगा, लेकिन मैं इसलिए जा रही थी कि अगर ये पेशेंट 62 है और अगर हम इसे डेफिनेटिव ट्रीटमेंट के लिए वो करें तो फिर हमारे पास विजाइनल चेक में ऑप्शन नहीं होगा। वो वेजाइनल आप क्यों करेंगी, अगर उसका यूवी प्रोलैप्स होगा तो करेंगी ना। यूट्रस प्रोलैप्स कर रहा है, यूट्रस तो वेल सपोर्टेड है, उसका तो सिर्फ ब्लैडर आ रहा है बाहर। एंटीरियर कंपार्टमेंट, मैडम इसका एंटीरियर मैडम कंपार्टमेंट का इसका क्या थोड़ा मतलब सा है, उसका यूरिथ्रोसील यूट्रोसिल भी है होता है। ना। मैडम इसका थोड़ा सा यूरिथ्रोसील भी है ना, 0 पे आ हाँ रहा है ए। यूरिथ्रो, इसको तो सिस्टोसील है ये। अगर ये, और इसका पोस्टीरियर कंपार्टमेंट इज वेल सपोर्टेड, -3 AP, जी -3 BP, ये तो -3। ठीक तो है, इसका पोस्टीरियर बाकी सब कंपार्टमेंट ठीक इज है। वेल सपोर्टेड, एपाइकल सपोर्ट, एपाइकल कंपार्टमेंट इज वेल सपोर्टेड। ठीक है, इसको तो सिर्फ एंटीरियर कंपार्टमेंट में प्रॉब्लम है। और ए डिनोट्स यूरिथ्रोसील, बी ए डिनोट्स सिस्टोसील, तो इसको तो सिर्फ सिस्टोसील है, मॉडरेट सिस्टोसील बस। इसका तो क्या होना चाहिए, अगर इसको सिस्टोसील है तो बस रिपेयर होना चाहिए सिस्टोसील का, इंटीरियर रिपेयर। है ना। जी डॉक्टर, जी जी। ये तो फिर गलत हो गया ना। आप पॉपक्यू ग्रेड कैसे पढ़ते हो, आप ऐसे ही तो पढ़ते हो। जब आप मुझे बता रही हो कि ये इस कंपार्टमेंट को डिनोट करता है, ये इस कंपार्टमेंट को शो करता है, तो फिर आप बताओ ना कि मैडम अकॉर्डिंग टू दिस पॉपक्यू ग्रेड, this patient's apical support is well, apical compartment is well supported, ठीक है, and posterior compartment is well supported. I can appreciate that her anterior compartment is not well supported. She has prolapse of anterior compartment। ठीक है, पहले तो प्रोलैप्स बताओ किस कंपार्टमेंट में है, ठीक। उसके बाद अब स्टेज बताओ, स्टेज इसकी क्या हो गई। स्टेज 2 हो जाएगी ना डॉक्टर। स्टेज 2 है। स्टेज आप सबने बिल्कुल सही बताई है, स्टेज बिल्कुल सही बताई है। हाँ, विजाइनल स्ट्रिक्ट में नहीं होती, इसकी सिर्फ इंटीरियर रिपेयर। ठीक है डॉक्टर। समझ आ गई। जी जी जी। ये इसीलिए अच्छा, ये सारी चीजें ध्यान में है कि सब कुछ वेल सपोर्टेड है, फिर तो अरे विजाइनल पी के स्ट्रिक्ट जाओ, की तरफ कुछ जाना शर्म ही है। करी।
ओके। जैनब, आपकी कंफ्यूजन क्लियर हुई जो आप चीजें मिक्स कर रही थी? जी जी डॉक्टर ठीक परमेशा, है ना? ये हो गई है। ये यानी पो कि कॉन्सेप्ट मेरा यही था कि वेल सपोर्टेड है, लेकिन फिर ये कि विजाइनल स्ट्रिक्ट में मुझे ऑप्शन तो देना ही नहीं था। जिस जिस जगह का मसला है बस हमने तो वो ठीक करना है ना चंदा, है ना? ओके। जी जी बिल्कुल। अच्छा, वैसे स्टेज 2 है तो वैसे तो इसके लिए पेस्ट्री भी जैसे हाँ ऑप्शन जी, होगा और आप सर्जिकल बोले एंटीरियर कर आई देंगे। विल, हाँ जी, इसके लिए पैसरी भी वर्क करेगी, कंजर्वेटिव हम्म, पैसरी भी करेगी। अब मेरा अगला कोई, मैं तो अटक गई ना, मुझे तो वहां ही फिक्र शुरू हो गई कि तुम ये पिक नहीं कर पा रही हो। एपाइकल सपोर्ट, एपाइकल कंपार्टमेंट इज वेल सपोर्टेड। अगला इस क्वेश्चन था, लिए मैंने योर हाँ, पेशेंट हैज डिसाइडेड to opt for anterior repair. Now, what are the risks that you will counsel her about? बताओ जैनब। जी डॉक्टर। एंटीरियर अच्छा रिपेयर से रिलेटेड क्या क्या हो सकता है उसको मसला? आई विल counsel regarding the intraoperative complications, हम्म। like there may be the damage to the other organs, pelvic organs, and like bladder injury, and and posteriorly there is rectal any rectal injury, and रियली सॉरी डॉक्टर पलवेशा, मुझे इसकी एग्जैक्ट वो याद नहीं आ रही है कि कौन कौन सी कॉम्प्लिकेशन यानी काउंसिल करनी है। सिंपल है, सिंपल, बस उसको ब्लीडिंग हो हाँ, सकती है, ठीक वैसे है। अगर बताएं तो एंटीरियरली उसके ब्लैडर है तो ब्लैडर इंजरी हो सकती है, हाँ, रेक्टल इंजरी हो सकती है, पोस्ट इंट्राऑपरेटिव ऑपरेटिव भी जी। बाकी उसको ब्लीडिंग हो सकती ब्लीडिंग, है, इन्फेक्शन, पेन होगा, ठीक इन्फेक्शन, है। पेन, ब्लीडिंग, इन्फेक्शन। डिस्पेरोनिया हो सकता है पेशेंट को, और उसकी सर्जरी फेल भी हो सकती है। हो सकता है कि सर्जरी से डिजायर्ड इफेक्ट ना आए, ये भी हो सकता है। हम्म। ये है, हाँ, रिकरेंस चांसेस भी होते हैं इसमें। ठीक है। ठीक। ये स्टेशन है गेट थ्रू, पेज नंबर 152, कर लेना। गेट थ्रू 152। हाँ जी, पेज नंबर, बुक का बता रही हूँ, पीडीएफ का नहीं बता रही, बुक का बता रही हूँ। जी जी डॉक्टर, मैं समझ गई गेट थ्रू ठीक है, से 152। ओके, थैंक यू सो मच डॉक्टर। ठीक है। आई होप तुम लोगों को थोड़ा सा समझ आया हो। मैंने 3 तरह के सिनेरियो बनाए थे। तो पॉपक्यू ग्रिड इस तरह भी आ सकती है आपको, कि आप जब उस एग्जामिनेशन मांगेंगी, पॉपक्यू का नाम लेंगी, वो आगे से ग्रिड आपको दे दें, ठीक है। और अलग से भी पॉपक्यू ग्रिड, पॉपक्यू मोस्टली अब पिछले कुछ सालों से टीचिंग के लिए आ रही है। और टीचिंग भी हम तभी करेंगे ना, टीचिंग में क्या होता है, मल्टीपल ग्रिड्स वहाँ रखी हुई होती हैं। आप पहले पॉपक्यू का इंट्रो देते हो, ये पॉइंट समझाते हो उसको, कैंडिडेट को, एंड देन देयर आर, वहाँ पे जो भी प्रॉब्स रखे होते हैं वो आपको यूज़ करने हैं। वहाँ पे मल्टीपल ग्रिड्स रखी होती हैं, और वो फिर आप बताओगे कि ये, और एक आधा उससे पूछ लो, उससे सादे सादे से सवाल कर लो टीचिंग में, कि कैन यू टेल मी द ए पॉइंट्स, कैन यू टेल मी, मतलब आसान, जिसका वो बहुत आसान, आसानी से जवाब दे दे, ठीक है। उसके बाद और कैसे आता है पॉप क्यू, या तो बस फिर अकेली अकेली ग्रिड्स होंगी, या छोटे छोटे सिनेरियो होंगे उनके साथ साथ ग्रिड्स होंगी, इस तरह से। पॉप क्यू ग्रिड को बताना आपने इस तरीके से है कि दिस इज अ पॉप क्यू ग्रिड ऑफ फलानी पेशेंट, ठीक है, हु हैज प्रेजेंटेड विद फलानी फलानी कंप्लेंट, एंड आई कैन अप्रिशिएट दैट अकॉर्डिंग टू दिस ग्रिड। अब जो जो पहले आप गुड गुड पॉइंट बता दो, वेल सपोर्टेड, ठीक है, आप पहले बता दो कि हर अपाइकल कंपार्टमेंट इज वेल सपोर्टेड या नॉट वेल सपोर्टेड, या फिर अगर उसका इंटीरियर कंपार्टमेंट वेल सपोर्टेड है, पोस्टीरियर नहीं सपोर्टेड, तो पहले आप गुड गुड पॉइंट्स बता दो, फिर आप बता दो कि आई कैन सी दैट माय पेशेंट्स, अकॉर्डिंग टू दिस ग्रेड, माय पेशेंट्स इंटीरियर कंपार्टमेंट इज वेल सपोर्टेड, एंड as well as apical compartment is also well supported. However, I can appreciate that her posterior compartment is not well supported, and it is representing that my patient has फलाना फलाना मॉडरेट रेक्टोसील और ब्ला ब्ला, ठीक है। ओके। ओके डॉक्टर, थैंक यू। ठीक है, पॉप क्यू का तो कॉन्सेप्ट सारों को ही होगा ना, ये तो जितना जिस टॉपिक से डरा जाता है उतना ही वो मॉक्स में, लेक्चर्स में, और वो हो जाता है तो वो आ ही जाता है आप लोगों को। ये डॉक्टर बहुत फ्रीक्वेंटली आता है अपना, हाँ, अब इसलिए तो अब सर्जरी तो इसलिए सबको ही आती है। आ गया है मोस्टली, क्योंकि अब इन्होंने बहुत जल्दी पॉप क्यू कैंडिडेट्स को करवाने शुरू कर दिए हैं ट्रेनिंग में भी, तो अब पॉप क्यू का इतना फेयर रहा नहीं है, हाँ, ठीक है। जी जी। तो
बस ये पता होना चाहिए कि जब आपसे इंटरप्रेट करवा रहे हैं तो उस पर फिर आगे मैनेजमेंट चल सकती है, जैसे ये सिनेरियो था। ठीक है, किसी का कोई सवाल? कोई सवाल नहीं है? अल्लाह हाफिज करें। गुलशन, तुमने भी टच एंटीरियर रिपेयर लिखा, तुम्हारा भी कॉन्सेप्ट ठीक होना चाहिए। डॉक्टर परविशा, जी सना। जब आइसोलेटेड इंटीरियर और पोस्टीरियर रिपेयर होता है, इसमें ये पेसरी का मतलब आप जैसे हमने डिस्कस किया ना, तो जी रोल होता है ना? हाँ, होता है। आप पेशेंट को, आप कंजर्वेटिव से स्टार्ट करेंगी। वो एक्चुअली ना एक दफ़ा एक लेक्चर था डॉक्टर अरूबा का, शायद आप लोगों के एग्ज़ाम के बाद का वो लेक्चर था, वैसे ही मैंने रैंडमली सुन लिया। तो वो शायद आप वाले एग्ज़ाम में कोई सिंपल एक स्टेशन आया था पोस्टीरियर रिपेयर का, जस्ट रेक्टोसील था और कुछ नहीं था। मेरे तो इस उसमें इसमें नहीं आया। पिछला जो 2023 फर्स्ट वाला था ना मेरा, अक्टूबर का, उसमें आया था। उसमें रोल प्लेड हिस्ट्री दे रही थी, फिर उन्होंने फाइंडिंग्स दी थी। उस पेशेंट को रेक्टोसील था। जी, तो जी। उसमें शायद डॉक्टर पलविशा सॉरी बोल दिया, डॉक्टर रूबा डिस्कशन में कह रही थी कि तुमने जस्ट उसको अगर पोस्टीरियर रिपेयर था तो आपने उसको ना पेसरी क्यों बोला। हालांकि मैंने मतलब इसका मतलब एक दो जगह पे वैसे रैंडम जो पेशेंट इंफॉर्मेशन लीफलेट वाले पे मुझे वैसे मिला है, तो जी, उसमें तो पोस्टीरियर रिपेयर में हम देते हैं कि हम दे सकते हैं कि उसमें वो सपोर्ट तो करेगा ना। बिल्कुल करेगा सपोर्ट। बिल्कुल एक्चुअली करेगा, उसमें दो मैडम ने भी इंजरीज। बहुत बुरी तरह वो उसको कहा था कि ये तो बहुत ही बड़ा ब्लंडर आपने अगर नहीं, कर दिया, अगर आपने वो उसको कहा देर कि इज फेलियर, चांसेस हैं कि वो स्लिप आउट हो जाएगी, फेलियर है। बट आपने अपने पेशेंट को सारी मैनेजमेंट बतानी है, कंजर्वेटिव से लेके फिर आप सर्जरी, सारी चीजें बताओगे वो आप। मतलब उनका पॉइंट ऑफ व्यू था कि अगर तो उसको साथ में मतलब यूट्रोवेजाइनल प्रोलैप्स है तो तुम उसको पेस्ट्री दे सकती हो, अदरवाइज अगर जस्ट जैसे वो वाला सिनेरियो यही था कि उसमें से जस्ट जिस तरह आपने ये वाला दिया ना आइसोलेटेड मतलब जस्ट एंटीरियर वाल प्रोलैप्स है, उसमें वो जस्ट पोस्टीरियर वाल प्रोलैप्स था। वो वाला सिनेरियो मैंने पास पेपर्स में देखा था। प्रोलैप्स इंटीरियर कंपार्टमेंट का हो, पोस्टीरियर का हो, एपाइकल हो, पेसरी इज द ऑप्शन। जी जी। आपने ये एक गाइडलाइन में ऑप्शन को है ऑप्शन कि देना। फर्स्ट जो पहले उनको देंगे पेल्विक मसल एक्सरसाइज हम्म, पेसरी फिर सर्जरी की तरफ। हाँ जी। और ये तो है भी माइल्ड टू उसके मॉडरेट ना। बाद मैं काफ़ी ज़्यादा ना कंफ्यूज हो गई इसमें, हालांकि मैंने देखो, खुद भी इसको है पिक ना, अप। मैंने ना ये फील किया है कि आप जितने ज्यादा ये पर्सनलाइज्ड ओपिनियंस सुनते हो ना, फिर कुछ ये चीजें आ जाती हैं। आप डिफरेंट डिफरेंट मेंटोर्स को फॉलो कर रहे हो, फिर ऑब्वियसली दे आर मेंटोर्स, आप तो उनके बाल बराबर भी नहीं हो। तो अल्लाह ताला मुझे माफ करे, कोई गलत बात मैं मतलब ये ना ना बोलूं। डॉक्टर लेकिन द दीपिका थिंग वगैरह इज कि एग्जाम में ना, एग्जाम में जो जी होता है ना, आपको एविडेंस बेस्ड बात करनी। आपने सना अगर गाइडलाइन में पढ़ी है ना पैसरी, आप एग्जाम में बोलेंगी। ठीक है, आप सारी बातें आप पेशेंट को बताएंगे। फिर अगर आपकी एग्जामिनर बोलती हैं कि व्हाट डू यू थिंक अकॉर्डिंग टू यू, व्हाट इज द ऑप्टिमम अप्रोच फॉर दिस पेशेंट, फिर आप अपना ओपिनियन देते और उसको फिर आप जस्टिफाई करते। मैडम, मेरे पेशेंट को ये मसला काफी टाइम से है, पेशरी हैज अ फेलियर रेट, ठीक है, और उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ जो है वो अफेक्ट हो रही है। मैं उसको बोलूंगी कि बेटर इज शी शुड गो फॉर द सर्जरी। बट इफ शी wants to try the conservative measures before the surgery, then I will tell her that she should go for the conservative management for at least 3 to 4 months। हमारी जो pelvic floor muscle exercise होती हैं वो भी प्रोलैप्स में 4 हफ्ते तक तो करती करती है, मिनिमम मैक्सिमम इफेक्ट्स के लिए। और अगर आपको क्या पता पेशेंट pelvic floor muscle ट्रेनिंग करके ही ठीक हो जाए, पैसरी अलोंग विद द पेल्फो मसल ट्रेनिंग ठीक हो जाए, सर्जरी की ना ही जरूरत पड़े पेशेंट को। स्टेज 1 स्टेज 2 है अगर तो, समझ रहे हो। जी बट जी जी यस, डॉक्टर। अगर आपके पेशेंट को स्टेज 3 स्टेज 4 का सिस्टोसील रेक्टोसील है, देन आप ये जरूर बताएंगी कि देर आप चांस आप देंगी सारी चीजें उसको, लेकिन आप बोलेंगी देर आर चांसेस ऑफ फेलियर, देर इज चांस के ये चीजें आपके केस में काम ना करें एंड यू एंड अप विद द सर्जरी। बट फर्स्ट यू शुड ट्राई दीज थिंग्स। अगर उसने पहले नहीं की, आपने जब भी प्रोलैप्स का पेशेंट आता है ना, ऑब्वियसली वो एक्यूट तो प्रोलैप्स हो नहीं जाता कि ये कल को वो नॉर्मल सोई, सुबह को उसका मैस जो है वो प्रोट्यूट कर गया, नहीं। आपको ग्रेजुअल हिस्ट्री देती है, क्रोनिक हिस्ट्री देती है। तो आपने ज़रूर पूछना है, आपने छोड़ना नहीं, ये भूलना नहीं है। आपने बोलना है, अच्छा ये आपने बताया मुझे कि आपको इतने अरसे से मसला है, पहले थोड़ा था अब ज़्यादा हो गया। इस बीच आपने डॉक्टर को दिखाया,
वो बोलेगी हाँ अच्छा, तो आपने क्या क्या चीजें अब जो है वो ट्राई कर ली हैं आपने, जैसे कि इसके इलाज में कुछ वर्जिशें होती हैं, छल्ला छल्ला कहते हैं ना रिंग को, उसको पेसरी को छल्ला रखते हैं, आपने क्या ये इनमें से कुछ ट्राई किया है आपने? कहेगी नहीं किया तो बस ठीक है, आप आगे चलो, वहां से ही आप उसको आगे ऑप्शंस दो। अगर वो कहेगी जैसे मैंने फर्स्ट सिनेरियो में सना तुम्हें कहा था कि पैसरी तो मेरी 24 घंटे में ही जो है वो एक्सपेल हो गई थी, तो मुझे पैसरी नहीं, फिर अब आप बाकी चीजें बताएं उसको, आप सर्जरी की तरफ आ जाए आप। ठीक है। डॉक्टर मनीषा, थैंक यू। हमेशा एविडेंस बेस जो पढ़ ली है ना, गाइडलाइन किताब पढ़ ली है, उस पे डटे रहना है और अपना जो है ना जस्टिफाई करनी है चीज़ों को। ये जो थोड़े से ओपिनियंस होते हैं हमारे मेंटोर्स के, लेकिन वही कल डॉक्टर हिरा ने भी एक बात बोली थी ना एक वॉइस नोट में, कि फलानी 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 गाइडलाइन में ये बातें हैं, ये रेफरेंस है। जब आप गाइडलाइन है रेफर, आपके एग्जामिनर्स भी गाइडलाइन सारी चीज़ें पढ़ के आते, कीज भी वहां से ही बनती। वो क्लिनिकल बातें नहीं करते, वो अपने ओपिनियंस नहीं इम्पोज करते कि आप वो बोलना चाहो। अब तो ये बिल्कुल बायस खत्म हो गया ना। वो जब हमारे लॉन्ग केसेस होते थे ना हमारे सीनियर्स के, तब एग्जामिनर्स फेल करती थी कि ये इसने ये क्यों नहीं, जो वो सुनना चाहती थी जब वो कैंडिडेट नहीं बोलता था ना, तब वो फेल करती थी। ये टॉक्स का सिस्टम इतना अच्छा ये आया ही इसलिए है कि बायस खत्म हो जाए। कैंडिडेट्स बेचारे स्पेकुलम थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा डाल दिया वो फेल। सही है ना? तो इस बात पे जी तो कॉन्फिडेंट रहो। जी। ठीक है। वो मुझे शायद लगा, मुझे बेटा, इसलिए मैंने अभी कंफर्म किया, मुझे मीटिंग लगा में कि टाइम है। शायद वो थोड़ी। जैनब। हेलो। जी जैनब। जी डॉक्टर पलवेशा, मैं ये कह रही थी कि आप कह रही थी ना कि लोकल एग्जामिनेशन आप लोगों में से किसी ने भी सही वो, आप एक मतलब बता दें। लोकल एग्जामिनेशन पे देखो, सबसे पहले आप क्या करोगे, आप इंस्पेक्शन करोगे है ना, पेशेंट को एक्सपोज करेंगे आप। सबसे पहले इंस्पेक्शन पे क्या देखेंगे कि प्रोलैप्स जो है उसकी जो लोकल हेल्थ है वल्वा वेजाइना की, प्रोलैप्स प्रोट्रूडेड है, जो आपको बोल रही है कि जिसम मेरा बाहर आया हुआ है, आप नॉर्मली उसकी प्रोट्रूजन देखेंगी कि वो आउटसाइड द इंट्रोइटस है, इनसाइड द इंट्रोइटस है। ठीक है, और उस पे कोई अल्सर तो नहीं है, कोई डिस्चार्ज तो नहीं हो रहा, कोई ब्लीडिंग तो नहीं हो रही। अगर अगर उसको ब्लीडिंग हो रही है या डिस्चार्ज हो रहा है वो आप नोट कर लेंगी। और अगर उसको कोई अल्सर बना हुआ है तो वो आप देखेंगे कि सर्विक्स के इंटीरियर लिप पर है, पोस्टीरियर लिप है, या ऑल अराउंड द सर्विक्स है। ये चीजें देखते हैं ना हम प्रोलैप्स के एग्जामिनेशन में। ये जी जी। इंस्पेक्शन आपने कर ली। अभी इंस्पेक्शन बिफोर टचिंग द प्रोलैप्स आप पेशेंट को बोलेंगी आप खांसी करें। ठीक है, दूसरी साइड पे मुंह करके, दीवार की तरफ मुंह करके आप खांसी करें। ठीक, पेशेंट कफ करेगी, वो पता चल जाएगा। कफ कफ टेस्ट एट रेस्ट आपने करवा लिया स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस को डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए। ठीक है। अब जो है अच्छा, एक और चीज इंपॉर्टेंट, पैप स्मेयर लेना है आपने। विदाउट रिड्यूसिंग द प्रोलैप्स जो बाहर आया होता है, आप पैप स्मेयर ले लेते हो। दो चीजें करनी है। इंस्पेक्शन में देख ली मैंने, कुछ साइंस देख लिए, ठीक है, और मैंने उसका कफ टेस्ट करवा लिया, और मैंने पहले पैप स्मेयर लो फिर कफ टेस्ट करवा लो। ठीक है, ओब्वियसली फिर वो कंटेमिनेट हो जाएंगी चीजें सारी। सही है। अब आपने प्रोलैप्स को हाथ पे गॉज रखकर, गॉज लेकर, अब प्रोलैप्स को आपने जेंटली जो है रिड्यूस करना है। अब आपने जब रिड्यूस कर लिया, तो अब आप जो है आपका हैंड अंदर ही रहता है और आप जो है ना पेशेंट को बोलती हैं कि आप कफ करें। ये आप ओ, ओकल्ट वाला करती हैं, ये आप तब करती हैं जो रिड्यूस करके कफ करवाती हैं ना, वो आप तब करती हैं अगर उसको स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस प्रोट्रूडेड प्रोलैप्स पे डेमोन्स्ट्रेट नहीं हुई होती, आप ओकल्ट देखना चाहती हैं। ओवर्ट अगर पता चल गई तो एविडेंट है तो बस ठीक है, अब वो नहीं करना। ठीक है ना? ओके ओके। अब फिर जब आपने प्रोलैप्स को रिड्यूस कर लिया, आपने उसका बाय मैनुअल एग्जामिनेशन कर लेना है सारा। ठीक है, बाय मैनुअल एग्जामिनेशन अच्छे से करके अब आप अपने हाथ को उल्टा रोटेट करके अब उसके इंट्रोइटस के करीब आ जाओगी। जब उधर पेल्विक उस पे क्या कहते हैं वेजाइना की वॉल पे आ जाओगी, अब आप 5 और 7 o'clock पर अपनी फिंगर्स को ऐसे वी, उल्टा वी करके अब आप उसको बोलेंगे कि आप मेरी उंगलियों पे जोर लगाएं। ये आप मसल स्ट्रेंथ चेक करेंगे, पेल्विक फ्लोर ओके। मसल कॉन्ट्रैक्टाइलिटी। ठीक है। फिर डॉक्टर, फिर साथ में ही जो है सिम्स स्पेculum में फिर हम इंटायरोसील और वो भी जी। बता देना साथ ही हाँ जी एग्जामिनर हाँ को। जी, सेम फिर स्पेकुलम। उसको रिट्रैक्ट करके फिर आप देखते हैं। एक वीडियो है, लेकिन यार वो मसला ये है कि कॉपीराइट्स का इशू है। डॉक्टर नताशा की मेरी दोस्त ने लिया था कोर्स, 3 साल पुरानी है। अब मुझे पता नहीं है कि मैं शेयर कर सकती हूँ तुम लोगों के साथ या नहीं।
यहाँ पे तो मैं बिल्कुल नहीं दिखा सकती, वरना मेरा यूट्यूब चैनल भी बंद हो सकता है। तो मैं तुम लोगों को देखती हूँ कि मैं कैसे तुम लोगों को दिखाऊं। उन्होंने रियल पेशेंट पे डेमोन्स्ट्रेट किया हुआ है असल में, वैसे तो वो बहुत उनकी एक वीडियो सर्कुलेट हुई भी है, लेकिन एक डॉक्टर रुबीना सुहेल की भी वीडियो है, अच्छा, उन्होंने भी अनाउंस करवाई हुई है। चलो अगर किसी ने मुझे भी मिली अगर तो फिर कराया मैं है तो सेंड वो कर तुम लोग दूंगी। ग्रुप में भले से शेयर करो, मैं भी कर दूंगी, लेकिन यहाँ मैं नहीं दिखा सकती, सॉरी यार। ओके ओके, ठीक है, चलो तो थैंक यू मैं सो ना मच तुम्हें अभी। ये लिख कर ना अच्छे से, जो स्ट्रक्चर्ड में कैसे बताना है, मैं तुम लोगों को भेजूंगी इंशाल्लाह। अभी मैंने ना उर्दू की हिस्ट्री प्रोलैप्स की जो मैंने अपनी बनाई थी ना, मैंने ग्रुप में शेयर की है, वो देख लो। रट लो बस, फौरन से जल्दी 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 बोलना है, सोचना नहीं है मैंने अब क्या पूछना है, अब क्या पूछ। देखो बस प्रोलैप्स का ड्यूरेशन, ऑनसेट और कब से है, प्रोलैप्स इटसेल्फ, प्रोलैप्स से रिलेटेड जो जो पेशेंट को प्रेशर सिम्टम कॉम्प्लिकेशंस आती है वो पूछनी है। उसके दूसरे नंबर पे रिस्क फैक्टर्स, जितने भी रिस्क फैक्टर, कुछ रिस्क फैक्टर्स तुम उधर ही एचओपीसी में पूछोगी, कुछ जो है आपकी बाकी टेम्पलेट में आ जाती हैं, मेडिकल में भी आ जाती हैं, और ऑप्स हिस्ट्री में भी आ जाती हैं, समझ रहे हो। कुछ चीजें तो साथ साथ जी जी। सीक्वेंस वाइज भी आपकी पूरी हो जाती हैं। फिर आप ट्रीटमेंट जरूर पूछो उससे, अब तक उसने कौन सी ली। चौथी चीज, पांचवी चीज, अब ट्रीटमेंट, एक तो ट्रीटमेंट उसने कौन कौन सी ली या नहीं ली। पांचवी चीज ट्रीटमेंट से रिलेटेड आपके कंसर्न के लिए, ये आपके लिए है कि अब पेशेंट से आप पूछोगी उसकी फर्टिलिटी डिजायर, उसकी कोइटस डिजायर, हम्म, ये 60 से अबव वाली पेशेंट्स में कोइटस डिजायर पूछोगी। तो ट्रीटमेंट से रिलेटेड दो आपके सवाल होंगे जो आपने भूलने नहीं है, ठीक है ना। एक पेशेंट के पर्सपेक्टिव से, एक आप फर्दर मैनेजमेंट के पर्सपेक्टिव से, ठीक है। सही। जी जी, ठीक चलिए, होगा। आई होप कि थोड़ी सी फ्रूटफुल रही होगी ये क्लास, वैसे तो प्रोलैप्स न- बहुत बड़ा है। बहुत, नहीं नहीं, डॉक्टर बहुत परवेश अच्छी साहब बात कल है, फिस्टुला थैंक यू सो मच। करवाएंगी?